नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयासों से हम शुरुआत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन और संधियों को सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहाँ एक तालिका बनी हुई है, ये सारणी है और इसमें एक तरफ जो सम्मेलन है उनके नाम दिए हैं, दूसरी तरफ यहाँ बीच वाला जो हिस्सा है उसमें कुछ तारीखें दे रखी हैं जिसमें कि ये हुए थे। जैसे कि ये आप देखें, स्टॉकहोम सम्मेलन है तो ये 1972 का है और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है वो किनारे पर दी हुई। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, और ये जो है ये स्टॉकहोम सम्मेलन या पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1972 में हुआ था। इसका समय आप देखें। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जो है इसकी स्थापना होती है और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि विकास का रास्ता विनाश से होकर जा रहा है। मतलब जो विकास का कॉन्सेप्ट हमने बना के रखा हुआ है ये सदियों पुराना है और उसी पुराने ढर्रे पर हम आज भी चल रहे हैं, भले ही नई टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो विनाश की शर्त पे बना ही है। मतलब पर्यावरण से हम लेंगे यानी प्रकृति से खूब चूसेंगे और उसके बदले में जो कुछ हमें मिलेगा उससे फ़ायदा कमाएंगे। प्रकृति को लौटाने के बारे में मनुष्य ने बहुत समय तक सोचा ही नहीं, और जब एक बड़ा हिस्सा संसाधनों का खत्म हो गया तो उसके बाद हमें ये याद आया कि अब जो प्राकृतिक संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए पर्याप्त नहीं है और पर्यावरण के नष्ट होने का संकट ऊपर से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास और पर्यावरण के बीच में संघर्ष को कम करना ये इसका उद्देश्य था। तो ये था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं। यहाँ पर है ये हेलसिंकी। तो हेलसिंकी सम्मेलन को देखिए, ये 1974 का है। समुद्री पर्यावरण को बचाना इसका मेन पर्पस था। इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन है और ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध है। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस सम्मेलन या इस पूरे प्रोग्राम का संबंध कौन सी चीज़ के संरक्षण से है। मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ा तो है ही है, लेकिन कौन सी चीज़ पर बनाया गया है। 1987 में ये हुआ था और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर की जो तारीख है उसको ओजोन दिवस के तौर पे, मतलब विश्व ओजोन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ओजोन परत के प्रति जागरूकता फैलाना उसका उद्देश्य होता है। इसके बाद आप रियो सम्मेलन को देखेंगे। तो रियो सम्मेलन है 1992 का। हालांकि इस पर हमने पर्याप्त चर्चा पीछे ही कर ली है, एजेंडा 21 और तमाम चीज़ें, लेकिन फिर भी पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ये मेन पर्पज इसका था। इसमें उद्देश्य जरूर देख लीजिएगा कि कौन से सम्मेलन का मेन उद्देश्य क्या है। एजेंडा 21 की स्वीकृति और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म होता है। ये सारे काम इसमें होते हैं। नैरोबी घोषणा पत्र को देखिएगा, ये 1997 का है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन इसके जरिए होता है। और क्योटो सम्मेलन, तो ये क्योटो सम्मेलन जो है इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये 1997 में हुआ था। मतलब इसका जो समय है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों को पहली बार पहचाना गया कि असल में ये कौन कौन सी गैसें हैं जो कि पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती, और इसके उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती करना ये यहाँ पर तय किया गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन को देखेंगे, ये रियो +10 सम्मेलन, मतलब रियो सम्मेलन जो था उसके 10 वर्ष के अवधि के बाद, तो 2002 में ही हुआ था। 1992 के बाद सन 2002। तो ये आप देख रहे हैं। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दोहराया जाता है और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति जताई जाती है। इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन है जो कि 2005 में होता है। यहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है थोड़ा सा यहाँ फर्क है। विकसित देशों के द्वारा, जो विकसित हो चुके राष्ट्र हैं उनके द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक ले आना, ये इसका मेन उद्देश्य था। फिर बाली सम्मेलन का जो समय है वो 2007 का है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन दर को 2050 तक वर्ष 2000 के स्तर पर ले आना। मतलब 2050 में जब हम पहुंचे तो वहाँ जो हमारा गैसों का उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, वो सन 2000 में जितना था उतना हो जाए, यानी रिड्यूस करना, ये इसका पर्पज़। इसके बाद आप देखें कोपेनहेगन सम्मेलन को, तो ये 2009 का है। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रस्ताव और कम कार्बन की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब लो कार्बन इकोनॉमी जो है, उसकी हाइपोथेसिस यहाँ पर तैयार की गई थी कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके। इसके बाद आप देखिए कानकुन सम्मेलन को, तो ये 2010 का है और हरित जलवायु कोष की स्थापना यहीं पर होती है। इसके बाद डरबन सम्मेलन है जिसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 17 कहा जाता है। ये आप देखिए 2011 का है।
हरित जलवायु कोष के लिए तंत्र पर मतलब एक सिस्टम बनाने पर सहमति जताई जाती है। दोहा सम्मेलन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 18 है जो कि 2012 का है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण के स्तर को कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के प्रयास ये कई सम्मेलनों में हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म है वो कैसा है, क्लीन डेवलपमेंट का है। वारसा सम्मेलन को देखिएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति दी जाती है, 2013 का है और इसको हम लोग कहते हैं COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 19। इसके बाद लीमा कन्वेंशन है जो कि 2014 का है और इसे COP20 कहा जाता है। पहली बार इस पर सहमति बनी कि प्रत्येक देश कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के विषय में अपने लक्ष्य तय करेंगे। इसके बाद मोरक्को में माराकेश जो कन्वेंशन है उसको देखिए, तो पेरिस समझौते को इसमें लागू किया गया था और 2016 का ये पेरिस सम्मेलन पेरिस सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 21 कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं 16वें नंबर पे 2015 में ही हुआ था। और औद्योगिक क्रांति के पूर्व की तुलना में औद्योगिक क्रांति यहाँ बीच में क्यों लाई गई, क्योंकि विकास की मूल अवधारणा तो वहीं से बनकर सामने आई। तो उससे पूर्व की तुलना में वर्ष 2100 तक यानी 2100 ये वर्ष है, तो यहाँ तक आते आते जो ग्लोबल वार्मिंग का स्तर है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान मतलब 2 डिग्री के अंतर पर उसे नीचे रखना, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना, ये इसका उद्देश्य है, यानी तापमान में कमी ले आना। और देखें आप जर्मनी का जो बॉन शहर है वहाँ पे कन्वेंशन होता है, ये आप COP23 के तौर पे देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 23 है, 2017 का है। ये चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को सीमित करने के ऊपर सहमति बनती है, मतलब कोयला के दहन से तमाम हानिकारक गैसें और जो पार्टिकल्स हैं वो उत्सर्जित होते हैं। हरित इमारतें स्थापित करने का निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, ग्रीन बिल्डिंग्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 को देखिएगा, पोलैंड के कैटोवाइस शहर में सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 24 ये है और 2018 का ये समय है। यहाँ आप देख सकते हैं पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली का प्रारूप तैयार किया जाता है। स्पेन के मैड्रिड शहर में सम्मेलन होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 25 है, 2019 में होता है और मौसम जनित जो समस्याओं से प्रभावित देश हैं उनके लिए आर्थिक मदद देने पर विचार किया गया था यहाँ पे। इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 है जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, इसे ग्लासगो कन्वेंशन के तौर पर भी कहा जाता है, 2021 का है और 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 में ये ग्लासगो में संपन्न हुआ था और इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तौर पे इसे जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज असल में क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है और ये संस्करण इसका 26वां है। यहाँ पे 26 जो लिखा है ये इसका एडिशन है। तो इतना आपने देखा, इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था। अब यहाँ कुछ फुटकर जानकारियां हैं जिन्हें कि देखते चलते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल अनुलग्नक ए जो है उसमें सूचीबद्ध 7 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है, मतलब एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो इसमें से किस पर लागू होता है, 7 ग्रीन हाउस गैसों पर लागू होता है। और इसमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ आप देखें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है यानी HFC है और परफ्लोरोकार्बन है, ये आप देख रहे हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है यानी SF6 की बात हो रही है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है, ये आप देख रहे हैं। मतलब 7 टोटल ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। दोहा सम्मेलन जो था या दोहा कन्वेंशन जो था उसके दौरान दूसरी जो अनुपालन अवधि है उसके लिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को इसमें ऐड कर दिया गया था। तो कुछ नई गैसों को इसमें आवश्यकता अनुसार जोड़ा या बाहर किया जाता है। इसके बाद आप देखें UN फ्रेमवर्क को, तो ये UNFCCC है, ये दस्तावेज है जिस पर कि वर्ष 1992 में ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरियो शहर है वहाँ पे अर्थ समिट जो हुई थी उसके दौरान सहमति जताई गई थी और ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। इस संधि में होता क्या है, तो इस संधि में जो सदस्य देश थे या जो हस्ताक्षरकर्ता या सहमति जताने वाले देश थे उन्होंने अपने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को स्थिर बनाने पर सहमति दर्ज की ताकि जलवायु प्रणाली में मानवीय गतिविधियों से होने वाले बदलावों को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यानी UNFCCC सचिवालय इसलिए मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये थीम है। तो ये एक नई पहल है, थीम भी है और एक नई पहल भी है जिसको कि लॉन्च किया है ये सचिवालय के द्वारा यानी UNFCCC का जो सचिवालय है उसके द्वारा लॉन्च की गई, जो कि जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं या कंपनियां हैं या सरकार है उनके प्रयासों को दर्शाएगी। सभी का मतलब एक इंडिविजुअल से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक जितने भी प्रयास हो रहे हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी होता है। इसकी जो तारीख है उसे आप देखें, ये 21 मार्च 1994 है। अब यहाँ पर आप देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, इससे जुड़ा हुआ है। और मतलब क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, UNFCCC से है।
यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं ये तो इसमें बताया ही गया है, साथ में ये भी बताया गया है कि इसका उत्सर्जन कैसे कम किया जा सकता है ताकि हम ओजोन को और ग्लोबल वार्मिंग को दोनों से, मतलब ओजोन परत को संरक्षित रख सकें और साथ में ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बच सके। दोनों चीज़ें, ओजोन परत इसमें डायरेक्टली नहीं जुड़ी है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में उसकी भी चीज़ें आती, मतलब उसे भी संरक्षित करने की जो धारणाएं हैं वो दिखाई देती हैं। यहाँ जितने भी पर्यावरण से संबंधित कन्वेंशन है वो एक विशेष चीज़ के लिए भले ही बनाए गए हैं लेकिन उनका आपस में अंतर संबंध है, क्योंकि प्रकृति के सारे घटक आपस में जुड़े हुए हैं। एक को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरा अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा, और वैसे ही अगर एक को प्रोटेक्ट करेंगे तो दूसरे का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें जापान के क्योटो शहर में, ये क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम रखा गया है ना, तो ये क्योटो एक शहर है जो कि जापान में है। वहाँ पे 11 दिसंबर 1997 को, यहाँ आप देख रहे हैं, UNFCCC का तीसरा सम्मेलन होता है जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जाता है, और यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया था। तो इतना सारा डाटा हमने यहाँ पर देखा। कार्बन टैक्स को देख लेते हैं। तो यह उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उन पर यह टैक्स लगाया जाता है, और यह प्रदूषण कर यानी पॉल्यूशन टैक्स का एक नमूना है, मतलब उसी का एक उदाहरण। वैसे तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे आदि देश जो है वो कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, लेकिन वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने, यहाँ देखिए एक नई चीज़ दी हुई है, न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए यानी उसे खत्म करने या कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। लगाने वाले तो अब बहुत देश हैं, लेकिन प्रस्ताव किसने दिया था? ये न्यूजीलैंड के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी WBCSD इसके द्वारा किया गया, दोनों के द्वारा किया गया। तो यहाँ दोनों को मोटे अक्षरों में लिखा गया है, इनके नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ आप ये भी देख लीजिए कि यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और उनके प्रबंधन उनका करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, और यह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन और प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित करता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल को देख लीजिए। जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CBD है। तो यह कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये असल में CBD का क्या है? पूरक प्रोटोकॉल है। मतलब मूल जो इसमें पहल है वो असल में जैव विविधता अभिसमय है, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मेन चीज़ है। और इसका पूरक प्रोटोकॉल यानी इसे सप्लीमेंट के तौर पे हेल्प करने वाला ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न जो जीव संशोधित, मतलब जीन संशोधित जीव हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड है या लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको LMO कहा जाता है। यहाँ देखिए एक एक जो फुल फॉर्म है ना वो भी आपको पता होने चाहिए। LMO का मतलब क्या है? लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इनके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि जब हम किसी भी जीव के मूल स्ट्रक्चर या उसके जेनेटिकल या DNA की संरचना में परिवर्तन ले आते हैं, मतलब कुछ अपनी तरफ से उसमें प्रयोग करके नया करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आवश्यक नहीं है कि जो प्रजातियां ईजाद हो वो फायदेमंद ही हों, क्योंकि विज्ञान के प्रयोग होते तो फायदे के लिए, लेकिन अगर सावधानी थोड़ी सी कम हुई या जानकारी का अभाव रहा तो ऐसे में कुछ खतरनाक चीज़ें भी ईजाद होती हैं। तो इन प्रजातियों का बर्ताव कैसा होगा? ये जो तत्काल की उपस्थित प्रजाति हैं उनके लिए खतरा तो नहीं हो जाएंगे? तो इस तरह की संभावनाएं हमेशा ही होती हैं। इसके बाद आप देखें कि 29 जनवरी सन 2000 को अंगीकृत किया गया था इसे, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, और 11 सितंबर 2003 से ये प्रभावी हो गया था। इसके बाद नगोया को देख लीजिए। ये जो प्रोटोकॉल है ये 12 अक्टूबर 2014 में प्रकाश में आया था, और यह भी CBD का ही पूरक है। जो CBD हमने ऊपर देखा ना, वैसे ही उसी का पूरक ये भी है। यह आनुवंशिक संसाधनों यानी जेनेटिकल रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उससे मिलने वाले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अब यहाँ पर TEEB को देख लेते हैं। ये जो TEEB दिखाई दे रहा है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, और इसका जो कार्यालय है वो जेनेवा में है, मतलब स्विट्जरलैंड में। अब जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है उसको देख लेते हैं, मतलब बायोसेफ्टी से इसका कनेक्शन है। इस पर भारत ने 23 जनवरी सन 2001 में, भारत भी इसका हस्ताक्षर करता है, तो 23 जनवरी सन 2001 को इस पर हस्ताक्षर किया था, और भारत में इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो ये कुछ फुटकर जानकारियाँ थी, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को हमने देखा। एक और बच गया है, वेटलैंड इंटरनेशनल को देख लेते हैं। तो यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर आधारित है। आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने के लिए और फिर से स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया है, और उसी के लिए कार्यरत। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ भारत में वन और वन के प्रकार देख लेते हैं। अभी तक हमने प्रोटोकॉल, कन्वेंशन देखे, लेकिन असली चीज़ तो पर्यावरण का जो सबसे मेन फैक्टर है वो जंगल है, जो कि उत्पादक हैं। बाकी तो सब उसके ऊपर आश्रित रहने वाले उपभोक्ता हैं जो कि फूड चेन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर नीचे से उत्पादक ही समाप्त हो जाएंगे तो उपभोक्ता तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पहले इन्हीं को प्रोटेक्शन देना जरूरी है।
और खुशी की बात यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमने इसी को पहुँचाया है। मतलब जहाँ से हमें भोजन बेसिक तौर पे प्राप्त होने वाला था उसी को हमने नष्ट किया। तो अब इन्हें बनाकर रखना ही बड़ी चुनौती है, नए उगाना तो अपने आप में खुद चैलेंजिंग। अब देखिए, इसमें वन एक जटिल पारितंत्र है, उलझा हुआ है, क्योंकि वहाँ एक पौधा या एक पेड़ नहीं होता है, अनेकों होते हैं। मुख्य रूप से इसमें वृक्ष पाए जाते हैं जो कि असंख्य प्रकार के जीवों को सहारा देते हैं। सहारा का मतलब क्या? आवास प्रदान करते हैं। उसमें भोजन होता है, रहने का ठौर ठिकाना होता है। वनों को प्राकृतिक वन और मानव निर्मित दोनों तरीके से विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक जंगल वो जंगल होते हैं जो कि स्थानीय वृक्षों के उगने से अपने आप बन जाते हैं, और पृथ्वी पर जितने जंगल हम हरे भरे देखते हैं या घने देखते हैं वो अपने से ही उगे हुए हैं। इंसान की वश की बात नहीं है कि इतने घने जंगल उगा दे। जैसे कि अमेजन के रेन फॉरेस्ट, उनको किसी ने उगाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पीशीज़ ने वहाँ आकर उसे बीज बोया है, पौधे उगे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो प्राकृतिक तौर पे उगे हुए हैं। और मानव निर्मित जंगल जो है उनको मनुष्य खुद उगाता है। अब यहाँ जलवायु, मिट्टी का प्रकार और भौगोलिक स्थिति तथा समुद्र की सतह से इनकी ऊंचाई, ये इनकी मात्रा को या इनकी प्रवृत्ति को या यहाँ पर पाई जाने वाली जो वृक्षों की प्रजातियाँ हैं उन सबको तय करती। अब इसमें आप ये भी देखिए कि जंगलों को उनकी प्रकृति और संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिस जलवायु में विकसित होते हैं, मतलब जंगलों का विकास होता है, और जैसा पर्यावरण इनके चारों ओर होता है उसी के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो भारत की जलवायु बहुरंगी है। भारत जो है वो चतुष्कोणीय आकृति का एक देश है जो कि रंग बिरंगी जलवायु से संपन्न है। यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ नया देखने के लिए, मतलब जलवायु की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ जैव विविधता और जंगलों की वैरायटी भी अलग अलग प्रकार की होगी। और इसीलिए यहाँ आप देखें भारत में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। पहली श्रेणी जो है इसमें केरल से लेकर अनेक प्रकार के हैं। तो अनेक प्रकार में इनकी श्रेणी केरल और उत्तर पूर्व का जो वर्षा वन है उसके मैदानों से पर्णपाती वनों, जंगलों, पर्वतीय वनों, इसके अलावा लद्दाख के अल्पाइन चारागाहों और राजस्थान के मरुस्थल तक इसका विस्तार है। अब राजस्थान के मरुस्थल में कोई जंगल तो नहीं, लेकिन जो कटीली झाड़ियाँ और कटीली वनस्पतियाँ हैं वो मौजूद है। पृथ्वी का 1/3 भाग जो है वो वनों से ढका हुआ है, और वनों में जंगली जीवों को पर्यावास मिलता है। इमारती लकड़ी, जलावन की लकड़ी और अनेक प्रकार की औषधियों के ये स्रोत हैं। साथ ही वनों से पर्यावरण का सौंदर्यीकरण भी होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जंगल मृदा अपर्दन यानी भूक्षरण से जलागम की रक्षा करते हैं और नदियों और जलाशयों को गाद से सुरक्षित रखते हैं। मतलब वैसे तो हम पेड़ों का एक सामान्य इस्तेमाल ये जानते हैं जमीन के तौर पे, बाकी वायु शुद्ध करना वो तो उनका सबसे मुख्य फैक्टर, कि इनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे कि मृदा अपर्दन नहीं हो पाता है। तो जहाँ पर वृक्षों की बेहिसाब कटाई हुई है वहाँ से मिट्टी का अपर्दन होना शुरू हो गया है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो जो मिट्टी वहाँ से बहती है, अपर्दन जब होता है तो वो बह कर किसी न किसी नदी या किसी पोखरे या गहरे स्थान पर पहुँचती है और उसको पाटना शुरू कर देती है। तो वन इस प्रकार से जल स्रोतों की भी रक्षा करते हैं, नहीं तो वो सारा गाद यानी जो अवसाद है वो जाकर नदियों में इकट्ठा हो जाएगा और नदियाँ पट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मतलब उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जंगल कई प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि मनुष्य के हित में ये ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। मतलब कुछ फायदे हम जानते हैं, कुछ तो ऐसे फायदे हैं जिन्हें कि हम गिनते भी नहीं। कार्बन, जल, नाइट्रोजन और जितने भी तत्व हैं उनके चक्र में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ऐसे समझना चाहिए, अगर जंगल नहीं है तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, यानी मानव जाति और जितनी भी जीव जाति है वो समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद अब जंगलों के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। वन वह विशाल क्षेत्र है, यहाँ वन की परिभाषा दी हुई है, जहाँ वृक्षों की बहुतायत होती है और वृक्षों के प्रकार और जलवायु के आधार पर इनके प्रकार जो है मतलब इन्हें बांटा गया है। तो वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण पतझड़ वन है और बोरियल जिन्हें कि उत्तर या उत्तरी शंकुधारी वन कहा जाता है वो है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इनका वितरण अगर देखा जाए तो ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा के किसी एक ओर पाए जाते हैं और इस प्रकार के वन भारत में पश्चिमी तट रेखा से जुड़े हुए हैं। जो पश्चिमी तट है वहाँ पर पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में ये फैले हुए। पादप और प्राणी जाति यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? तो बहुरंगी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अत्याधिक तापमान और आर्द्रता होती है, प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से कहीं ज़्यादा वर्षा होती है। मृदा जो है वो ह्यूमस से भरी हुई होती है और इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। जैसे कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वृक्षों की 300 से भी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है और वृक्ष 50 से 60 मीटर तक लंबे होते हैं। इन वनों में अधिपादप भी पाए जाते हैं, जैसे कि लताएं हैं, क्रीपर हैं, काष्ठलताएं हैं, आर्किड हैं, जो कि इन वृक्षों, बड़े बड़े वृक्षों के सहारे जीवित रहते हैं। और इन वनों के वृक्षों पर रहने वाले जंतुओं का बाहुल्य होता है, जैसे कि बंदर, उड़न गिलहरियाँ, घोंघे, मिलीपीड, सेंटीपीड और कई प्रकार के कीटों की प्रजातियाँ ये वन के धरातल पर और वृक्षों पर सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो ये जैव विविधता का खजाना होते हैं। शीतोष्ण पतझड़ वनों को देख लेते हैं।
तो इनका वितरण अगर देखा जाए तो ये अधिकतर उत्तर पश्चिमी तथा मध्य पूर्वी यूरोप, उत्तर पूर्व अमेरिका, उत्तरी चीन, कोरिया, जापान, फिर रूस वाला जो इलाका है वहाँ तक, पूर्वी रूस मतलब रूस का जो पूर्वी छोर है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो जंगल हैं वो इस वेराइटी में आते हैं। मतलब शीतोष्ण पतझड़ वन की श्रेणी में उसको रखा जाता है। शीतोष्ण पतझड़ वनों के वृक्ष पतझड़ ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा नई पत्तियां बसंत के समय में आ जाती हैं। जलवायु कैसी होती है? तो तापमान यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 के बीच में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ठंडी जलवायु है। और 6 महीने तक सर्दी का मौसम रहता है, लंबी सर्दियाँ। वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो वार्षिक वर्षा यहाँ 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इन वनों की जो मिट्टी है वो भूरे रंग की होती है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अब यहाँ प्राणी और जो पादप हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मतलब इन जो पतझड़ वन हैं इनमें किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। तो इन वनों में सामान्यतः बलूत, बीच और इसके अलावा ये बच का वृक्ष है असल में, हीथ, चेस्टनट, भूर्ज मतलब ये भोजपत्र को देने वाला जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी लचीली और पारदर्शी, लिखने योग्य होती हैं। पहले के समय में एक पन्ने की तरह से, कापी के पेज की तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। यह वन स्तरीकरण को भी प्रदर्शित करते हैं और इसमें झाड़ियाँ और ऊंचे शाकीय पौधे कालीन की तरह से बिछे हुए पाए जाते हैं। मतलब एक लेवल होता है, जैसे कि लंबे पेड़ हैं, उसके बाद फिर छोटी झाड़ियाँ हैं, मध्यम आकार के वृक्ष हैं, ये सब है, फिर नीचे हरी घास है, तो ऐसे एक लेवल बना रहता है। और पूरी तरह से घास पर निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु हैं यहाँ आप देख रहे हैं, जिसमें कि हिरण है, बाइसन है, ये जंगली भैंस होती हैं, असल में भैंस की वैरायटी होती है, रोडेंट है, ये सब इसमें मुख्य हैं। भारत में जो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वनों के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, तो वहाँ पर गौर पाया जाता है जो कि सबसे बड़ा बोवियन पशु है, यानी गौवंशी जितने भी पशु होते हैं उसमें सबसे बड़े साइज़ का होता है। उसको कुछ लोग इंडियन बाइसन कहते हैं, लेकिन असल में वो बाइसन नहीं होता है, वो गोवंशी है, ठीक है। और गायों की फैमिली में वो सबसे बड़ा होता है। उसे मिथुन भी कहा जाता है, काफ़ी शानदार जीव होता है और उतना ही सीधा होता है, मतलब सामान्य तौर पर किसी को छेड़ता नहीं। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये बीज जो है, मतलब ये बीज, फल और वृक्षों की पत्तियाँ खाते हैं यहाँ रहने वाले जीव। शीतोष्ण वनों में काला भालू, रैकून जो है ये रात के समय निकलते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं। और जंगली बिल्ली, भेड़िए, लोमड़ी, स्कंक जैसे जो सर्वाहारी जंतु हैं वो पाए जाते हैं। रैकून आमतौर पे फल खाते हैं, जैसे कि फ्रूट बैट होते हैं, उसी प्रकार से ये भी होते हैं। मतलब ये चमगादड़ नहीं है, ये बिल्ली की तरह से लंबी पूंछ वाले और लंबे शरीर वाले होते हैं। देखने में दूर से ये भ्रम आपको अंधेरे में हो सकता है कि ये बिल्ली है, लेकिन ये रैकून है। इनकी आंखें बड़ी होती हैं और शरीर की संरचना भी अलग होती है। तो ये सब जो जीव हैं ये सर्वाहारी होते हैं। मतलब वैसे तौर पे तो वनस्पतियाँ ही इनका आहार होती हैं या वनस्पति उत्पाद, लेकिन अगर मिले तो ये कुछ भी खा सकते हैं। और शरद ऋतु के दौरान शीत निष्क्रियता या शीत निद्रा इन वनों में पाए जाने वाले जंतुओं का सामान्य लक्षण है। मतलब ये लोग शीत निष्क्रियता के हिस्से में चले जाते हैं, सर्दी के मौसम में अपने आप को एक जगह छिपा लेते हैं। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अकशेरुकी जंतुओं में हरी मक्खियाँ, एफिड, इस प्रकार के और अनेक प्रकार के शलभ पाए जाते हैं, पतंगे और तितलियाँ भी यहाँ पर शामिल हैं। तितलियों की तो असंख्य प्रजातियाँ होती हैं। बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन जो है इनको देख लेते हैं। इनका वितरण, पहले तो इनको जो शंकुधारी वन है, शंकु मतलब इस प्रकार से, तो इन्हें टैगा वन भी कहा जाता है। ये आर्कटिक टुंड्रा के नीचे एक सतत बेल्ट के रूप में, मतलब एक कंटिन्यूअस बेल्ट होती है, उसमें उत्तरी अमेरिका से उत्तरी यूरेशिया तक फैले हुए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार के वन नहीं पाए जाते क्योंकि इस अक्षांश पे एकदम जमीन नहीं। और जलवायु ठंडी है और लंबा और कठोर शीतकाल है। माध्य वार्षिक जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वनस्पति के उगने के लिए अनुकूल दशा ही नहीं है। मृदा में पोषक तत्व, मृदा तो है ही है, लेकिन उसमें पोषक तत्व का कतई अभाव रहता है और उसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। अब ये देखने के बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर पौधे और प्राणीजात कैसे होते हैं, मतलब जीव प्रजातियों की बात करें तो सदाबहार, शुष्कतारोधी, काष्ठीय वृक्ष जो है शंकुधारी वनों के विशिष्ट लक्षण हैं। शंकु वृक्ष अनावृत बीजी, जैसे कि स्यूस, देवदार, चीड़, जिनके शंकुओं के अंदर अनावृत बीज पाए जाते हैं, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जानवर जैसे कि रेड स्क्वेरल, इसके अलावा हिरण, बकरी, खच्चर, मूस, बारहसिंघा, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और लकड़बग्घे, यहाँ आप देखें, लकड़बग्घे जंगली बिडाल मतलब यहाँ पे बिलौटे से तात्पर्य है। और भालू, इस प्रकार के जो मांसाहारी जीव हैं वो भी पाए जाते हैं। कुछ सामान्य पक्षी भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि थ्रशेज है, बारबर्स है, मक्खीमार पक्षी होता है, रॉबिन हुड होता है, इसके अलावा गौरैया भी पाई जाती है, क्रॉसबिल भी पाया जाता है, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। घास के मैदानों को देख लेते हैं, जो कि अपने आप में खुद एक पारितंत्र है। तो इनका वितरण अगर देखा जाए तो जहाँ वर्षा की मात्रा वनों को उगाने के लिए सक्षम या पर्याप्त नहीं होती है, वहाँ पर घासें उगती हैं। घास के मैदान वो क्षेत्र होते हैं जहाँ घास बहुतायत होती है। यह धरातल के लगभग 20% भाग को घेरे हुए हैं। और वैज्ञानिकों का और पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है कि किसी जमाने में ये भी जंगल हुआ करते थे,
जंगलों को इंसान ने अपनी आवश्यकता के अनुसार काट लिया तो वो स्थान खाली हो गया, और धीरे धीरे करके जब वर्षा की मात्रा वहाँ कम हुई तो वहाँ घासों का प्रसार बढ़ने लगा और वो चारागाह में तब्दील हो गए। तो ये हमने देखा, वृक्षों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा फिलहाल वहाँ पर पर्याप्त नहीं है। घास के मैदान विश्व के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ आप देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से बन ही जाता है, हर साल आयोग पूछ लेता है कहीं ना कहीं से। दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील की अगर बात करें तो यहाँ पे कैंपोस कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका में अगर वेनेजुला की बात करें तो वहाँ पे लानोस कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं, हंगरी में पुस्टैच कहते हैं, यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपीज कहते हैं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और उरुग्वे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पम्पास कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पौधे और जो जीव हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में घासें बहुलता में पाई जाती हैं, यानी बहुतायत होती हैं। कहीं कहीं शुष्कता रोधी कटीले पौधे भी पाए जाते हैं। बेजर्स, लोमड़ी, गधा, जेबरा, चिंकारा घास के मैदानों में ऐसे ही चरते हुए पाए जाते हैं। यह दुग्ध और चमड़ा उद्योग पर आधारित है। घास के मैदानों में कृंतक होते हैं, मतलब कुतुरने वाले जो जीव हैं। इसके अलावा सरीसृप पाए जाते हैं, बहुत तरह के कीटों की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर पाई जाती है, जिनके रहने के लिए वहाँ पर पर्याप्त भोजन भी होता है और बंदोबस्त भी होता है। इसके बाद अब डेजर्ट को देख लेते हैं, जहाँ पर सबसे एक्सट्रीम कंडीशन जीवन जीने के लिए होती है। तो वितरण देख लीजिए पहले। मरुस्थल उष्ण और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब हरा भरा क्षेत्र ये किसी जमाने में रहा होगा जो मरुस्थल है। ऐसा नहीं है कि सारे मरुस्थल पहले से पृथ्वी पर ऐसे ही थे। इसमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि एक ज़माने में हरे जंगल थे और बाद में कटते कटते ये घास के मैदान बने, और घास के मैदान से फिर डेजर्टिफिकेशन इनका हो गया। तो जो मिट्टी थी वो एकदम रूखी रेत में तब्दील हो गई, वर्षा की मात्रा वहाँ कम होती गई, और ऐसे फिर इनकी जो अवस्था है वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखें कि उष्ण और कम वर्षा वाले ये क्षेत्र हैं। पानी का अभाव होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है, तेज रूखी हवाएं चलती हैं। यहाँ तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है। अब ये आवश्यक नहीं है, देखिए यहाँ पर तापमान से मरुस्थल डिसाइड नहीं होता है, ये तो पानी की मात्रा मतलब वर्षा की मात्रा और आर्द्रता से निर्धारित होता है। वर्षा कितनी किस क्षेत्र में हो रही है इस आधार पर तय होगा कि वो मरुस्थल है या नहीं। नहीं तो मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। और ये पृथ्वी की सतह का 1/7वां हिस्सा घेरे हुए हैं, 1/7 जो पार्ट है उसको ये कवर किए हुए हैं। पौधे यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं और जीव जंतु, तो इतनी दुर्गम दशाओं में अगर देखा जाए तो नागफनी उग सकता है, जो कांटेदार वनस्पतियां हैं जिनकी की पत्तियां कांटे में तब्दील हो गई हैं अपने आप को सर्वाइव करने यानी सुरक्षित रखने के लिए। तो यहाँ आप देखिए नागफनी है, बबूल भी इसी वेराइटी में आता है। इसकी पत्तियां बहुत ही बारीक छोटी छोटी होती हैं और कांटे बड़े बड़े होते हैं। मतलब बबूल के पेड़ के नीचे से अगर आप नंगे पैर चले जाइए तो पैर में कांटा जरूर धंसेगा और वो आसानी से निकलेगा नहीं। तो ये कांटे जो होते हैं ये इनको सुरक्षा देते हैं। इसके अलावा यूफोर्बिया है, और नागफनी के अतिरिक्त जितने भी कांटेदार मरुस्थलीय पादप हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनके तने मांसल होते हैं जो कि भोजन का संचय करते हैं। इनकी जड़ें गहराई में दूर तक गई रहती हैं ताकि पानी मिल सके कहीं ना कहीं से, और पत्तियां इतनी चौड़ी नहीं होती हैं कि पानी फालतू में वहाँ से वाष्प बन बनकर उड़ता रहे। पत्तियां या तो बहुत सिकुड़ी हुई या छोटी होती हैं, नहीं तो कांटों के रूप में पाई जाती हैं। ये सब इनका सर्वाइव करने का तरीका है, ये अपने आप को उस तरीके से ढाल चुके हैं ताकि ये मरुस्थल में रह सके। और कांटे इनके ऊपर जो रहते हैं वो चूंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो जो जंगली जीव हैं या आसपास चरने वाले पशु हैं उनसे ये इनकी सुरक्षा कर सकें, इसलिए भी कांटे इनके ऊपर पाए जाते हैं। अब यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में छछूंदर जो कि प्रायः हर जगह होती है, उसके अलावा लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऊँट और बकरियाँ ये सब यहाँ पर होते हैं। सरीसृप और बिल बनाने वाले जो रोडेंट हैं, इसके अलावा कीट, ये सब भी मरुस्थलीय जंतु हैं। सरीसृप में सांपों की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि एक सांप की प्रजाति जो है उसके पूरे शरीर पर ऐसे कटीले रोम होते हैं, और उसकी जो पूंछ होती है वहाँ पर एक वाइब्रेटर टाइप का जो ऊतक है वो लगा रहता है। तो ये अपने शिकार को झटका देता है, मतलब अपनी पूंछ के सहारे झटका देता है, और जब शिकार कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है तो उसे ये अपना भोजन बना लेता है। तो इस प्रकार के कुछ दुर्लभ जीव ही मरुस्थल में पाए जाते हैं, हालांकि ये दुर्लभ ही है, मतलब रेयर है। इतना हमने देखा, आगे चलते हैं। देखिए अनुकूलन की अगर बात की जाए तो मरुस्थलीय पौधे उष्ण और शुष्क परिस्थितियों में उगते हैं, और ये पौधे विधिवत जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं इनकी, वो अपनी अपनी विधियों को अपनाकर पानी बचाते हैं। पानी बचाना इनकी मुख्य विशेषता होती है। अधिकतर तो ये झाड़ियाँ होती हैं, बहुत बड़ा आकार इनका होता नहीं है। पत्तियां होती ही नहीं है या फिर बहुत छोटी होती हैं। क्यों नहीं होती हैं उसका रीज़न आपको बताया, जितना चौड़ा पत्ती रहेगा उतना ही ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी उतना ज़्यादा पौधे से निकल जाएगा। और पत्तियां जो है वो या तो नहीं होती हैं या कांटे होते हैं, और पत्तियों के स्थान पर तनों में पूरा मांसल बना होता है, तने गूदेदार होते हैं, उसमें भोजन और जल संग्रहित रहता है। और कुछ पौधों के तने ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, जो काम पत्तियों को करना था वो यहाँ पर तने कर लेते हैं और क्लोरोफिल इत्यादि का उत्पादन कर लेते हैं। जड़ तंत्र इनका काफ़ी अच्छा होता है। जड़ें इनकी बाहर के सांचे की तुलना में कहीं ज़्यादा डेवलप होती हैं, और वो एक बड़े एरिया में पानी की तलाश में भटकती रहती।
जंतु जो है वो कैसे होते हैं, ये कैसे सर्वाइव करते हैं? तो देखिए, जो मरुस्थलीय जीव हैं वो तेज दौड़ने वाले होते हैं, उनकी रफ्तार तेज होती है ताकि वो गर्मी के संपर्क में कम आए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए उन्हें ज़्यादा समय न लगे। जैसे ऊँट, रफ्तार बहुत अच्छी होती है मरुस्थल में, और वैसे ही शुतुरमुर्ग, इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है, ठीक है। और जितने भी जीव मरुस्थल में पाए जाते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है, और ये रात्रिचर स्वभाव के होते हैं। मरुस्थल में रेत होती है, तो ये जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, तो रात में यहाँ पर पर्याप्त ठंडक हो जाती है। तो उस रात्रि के समय में ये निकलते हैं और अपना काम कर लेते हैं। दिन के समय में ये प्रायः अंडरग्राउंड रहते हैं, यानी छिपे रहते हैं कम से कम। और इनका जो मूत्र या जितने भी अपशिष्ट पदार्थ ये उत्सर्जित करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो शुष्क या फिर गाढ़े जो अपशिष्ट हैं उनका उत्सर्जन इनके द्वारा किया जाता है, पानी को ये बचा कर रखते हैं। और ये जितने भी जंतु या पक्षी होते हैं, पक्षी माने जैसे शुतुरमुर्ग टाइप के जो पक्षी हैं या जो जंतु हैं उनके भी टांग आप देखिए तो लंबी लंबी होती है, मतलब इनके पैर लंबे होते हैं ताकि ये जो गर्म जमीन है उसके संपर्क से थोड़ा दूर रहें, और इनका शरीर गर्म धरातल से इस प्रकार से दूर रहता है। छिपकलियाँ ज़्यादातर कीटभक्षी होती हैं और वो कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह लेती हैं। ऐसे कीटों को खाती हैं जिन्हें खाने के बाद उन्हें पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे आप भोजन करने की बजाय तरबूजा खा लीजिए तो प्यास बुझ जाएगी, ठीक वैसे ही है। और इसके अलावा शाकाहारी जंतु उन बीजों से पर्याप्त जल प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वो खाते हैं, मतलब इस प्रकार के बीजों का ये सेवन करते हैं। तो इन चरम दशाओं में भी ये खुद को जीवित रखना जानते हैं। अब टुंड्रा को देख लेते हैं। तो टुंड्रा शब्द का मतलब होता है बंजर जमीन, जहाँ पर कुछ न पैदा होता हो न होने की संभावना हो। ये संसार के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरण की दशाएं बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन जो कही गई वही होती है। अब टुंड्रा दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आर्कटिक टुंड्रा हो सकता है, दूसरा एल्पाइन टुंड्रा हो सकता है। वितरण की बात कर लेते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा जो है उसके ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक समतल पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय जो रूस है उसमें, साइबेरिया में आर्कटिक सी के जो आइलैंड्स हैं, मतलब द्वीपीय समूह है, वहाँ पर फैला हुआ है। दूसरी तरफ जो साउथ पोल है वहाँ पे अंटार्कटिका टुंड्रा जो है वो बहुत छोटा है। अंटार्कटिका का जो टुंड्रा क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा है, और इसका अधिकांश भाग, वजह क्या है कि इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है और जो बचा हुआ है वो हमें दिखाई देता है। तो ये बंजर जमीन होती है, इसे हमने देखा। अब एल्पाइन टुंड्रा को देख लेते हैं। तो वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर ये पाया जाता है, क्योंकि पर्वत सभी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। अतः एल्पाइन टुंड्रा दिन और रात्रि का जो ताप परिवर्तन है उसको दर्शाने का काम करता है। मतलब इसको हम देखकर बेहतर जान सकते हैं कि दिन और रात के तापमान में कितना फर्क है। पादप और प्राणीजात को देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ जीवन के लिए बहुत अनुकूल दशाएं होती नहीं है, तो इसीलिए जीवों की तादाद भी बहुत अच्छी खासी नहीं होती है। और यहाँ जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसमें कपासी घास होती है, नरकट होता है, हीथ की बौनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, बिलोवर्च होता है, लाइकेन पाए जाते हैं यहाँ पे। और टुंड्रा प्रदेश में जो जंतु पाए जाते हैं उसमें बारहसिंगे हैं, इसके अलावा कस्तूरी बैल होते हैं, आर्कटिक खरगोश होता है, कैरिबोस होता है, लेमिंग और गिलहरियाँ पाए जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जीवों की प्रजातियाँ नहीं है जो हैं वो इस जलवायु में रहने के अनुकूल। यहाँ तक तो हमने प्रदेशों को देखा, मतलब जलवायु प्रदेशों को देखा। अब भारत का जो स्थलीय पारितंत्र है उसको देख लेते हैं। और स्थलीय पारितंत्रों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जंगलों को देखेंगे। भारत में वनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उनकी स्थिति, मतलब वनों की स्थिति कहाँ पर है, कौन से अक्षांश पे है, मौसम की दशा कैसी है और वातावरण कैसा है, इसके आधार पर तय होता है कि जंगल किस प्रकार के होंगे। अब यहाँ कुछ सामान्य विशिष्टताओं पर आधारित जंगल हैं। तो देखिए, इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है सबसे ऊपर, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जहाँ अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम बारिश होती है, और समशीतोष्ण जो बड़े पत्ते वाले वन हैं, समशीतोष्ण जलवायु इनकी है, और मतलब गर्मी और सर्दी बराबर रहती है। और बृहद पर्ण का मतलब होता है कि पत्ते बड़े बड़े हैं, तो इस प्रकार के जंगल। और समशीतोष्ण लघुपर्ण या शंकुधारी जो जंगल है वो तो है ही है। इसके अलावा अल्पाइन या टुंड्रा वन है। इन वनों के अलावा भारत में कुछ अन्य प्रकार के भी जंगल पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव होते हैं, मतलब ज्वारीय वन। इसके अलावा हिमालयी वनस्पतियाँ अलग ही वेराइटी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ वनस्पतियों का क्षेत्र होता है, मतलब कटीली झाड़ियाँ होती हैं। और दक्षिण भारत के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनकी प्रवृत्ति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से थोड़ी सी अलग है, तो वो अपनी एक अलग प्रजाति को दर्शाते हैं। भारत में ये वनों के अलग अलग प्रकारों को हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन या जो अर्ध शुष्क वन होते हैं वो सब भी पाए जाते हैं। और ये उन भागों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वर्ष भर धूप निकलती है, तापमान अच्छा खासा होता है और उमस वाली गर्मी होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। क्योंकि सीधी बात है, वर्षा ज़्यादा होगी तो आर्द्रता अपने आप बढ़ेगी और उमस होगी, जैसे कि बरसात के मौसम में आमतौर पर मैदानी इलाकों में भी होती है। तो ये वहाँ का रोज़ का काम है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वहाँ का नियम जैसा होता है कि 10, साढ़े 10 या 11 बजते पहले तो सुबह एकदम चमकीली धूप निकलेगी, आसमान साफ और सूरज एकदम चमकीला,
और तापमान बढ़ता जाएगा, भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी 11 बजे के आसपास, बेचैनी वाली उमस, और फिर बादल आ जाएंगे काले काले, और फिर घनघोर वर्षा शुरू हो जाएगी जो कि 3-4 बजे तक वैसे ही चलती रहेगी। ये तरीका है वहाँ का, चारों ओर पानी ही पानी, फिर वर्षा बंद हो जाएगी। ये रोज का क्रम रहता है, मतलब रोज बारिश होती। तो ये हमने देखा। और इन भागों में पेड़ों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि बारिश और आर्द्रता, ये बारिश और जो तापमान के साथ उपस्थित आर्द्रता है, ये पौधों को चाहिए होती है। और यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, जबकि शुष्क मौसम बहुत कम समय के लिए होता है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मैदानों तथा उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, तेज गति से बढ़ते हैं और 60 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक लंबे हो जाते हैं। इन वनों में अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और प्रत्येक का अपना व्यापारिक महत्व है। आबनूस, महोगनी, रोजवुड, ये सब यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आबनूस को मैदानी इलाकों में नहीं उगा सकते हैं, उगा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ भी तो गर्मी और जो नमी की मात्रा है वो पाई जाती है, हालांकि वैसा विकास नहीं होगा जैसा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देखें कि आबनूस तो नहीं, लेकिन जो रोजवुड के पौधे हैं जिन्हें कि आमतौर पे मैदानी इलाकों में मॉल्ट्री कहा जाता है, वो दिख जाएंगे आपको। इनकी टहनियाँ जरा देखिएगा, लकड़ी का जो सांचा है वो देखिएगा, इससे मालूम होता है कि ये उन क्षेत्रों में उगने के लिए अनुकूल है जहाँ पानी इन्हें ज़्यादा मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनको देख लेते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ घट जाती है तो पौधे अपने जल को संचित रखने के लिए खास मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए ये पर्णपाती वन कहलाते हैं। या तो यह आर्द्र या फिर शुष्क हो सकते हैं, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में लगभग 6 से 8 हफ्तों में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और इन वनों को इनकी शानदार सुंदरता के कारण मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण बनाते हैं, विशेष करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर 200 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो भारत में केरल राज्य में पाए जाते हैं। केरल के अलावा ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय पठारों के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय की घाटी में भी ये जंगल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सुंदर, किफ़ायती और इसके अतिरिक्त काफ़ी ज़्यादा इनको रख रखाव की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि आग के प्रति इनकी जो रोधिता है या आप कह लीजिए कि प्रतिरोधकता है वो कम होती है, तो ये जल्दी ही आग के शिकार भी हो जाते हैं। सुंदर होते हैं, इनकी लकड़ियाँ उपयोगी होती हैं, ये खुद बड़े उपयोगी होते हैं। और ये सब कुछ होते हुए भी ये संकट में इसलिए रहते हैं क्योंकि जंगल की आग या किसी भी तरह का आग इनके लिए नुकसानदेह होता है, ये जल्दी आग पकड़ते हैं। और इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आर्द्र पर्णपाती वन है। आर्द्र पर्णपाती वन सामान्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं और ये वन छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है, पश्चिमी उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश में शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों में महत्वपूर्ण पेड़ जो है उसमें सागौन, साल, चंदन मतलब सैंडलवुड, ये सब आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट समशीतोष्ण बड़े पत्ते वाले जंगलों को देख लेते हैं। तो ये जो बृहद पर्ण वन है, माने बड़े पत्ते वाले जंगल है, ये पश्चिमी हिमालय में 1500 से लेकर 2400 मीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक पाए जाते हैं। बलूत की कई प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं, शाह बलूत इसको कहा जाता है। और बलूत की प्रजातियाँ हिमालयी क्षेत्र में सदाबहार होती हैं। इन प्रजातियों में ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा पतझड़ होता है, लेकिन पूरी तरह से पत्ती विहीन ये कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पत्ती जो है वो गिरा दिया एकदम ठूठा हो गया, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ पत्तियाँ इसमें रह जाती हैं। जैसे कुछ पत्तियाँ नई निकल आई रहती हैं, तब वहाँ का स्थान छोड़ने के लिए जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो नीचे गिरती हैं। ऐसे ये कभी भी एकदम से गंजा नहीं होता है। ऐसी प्रवृत्ति पाकड़ के पौधे में भी पाई जाती है। पाकड़ का जो वृक्ष होता है ना, उसके अंदर भी ये प्रवृत्ति होती है। वो पूरी पत्तियाँ अपनी कभी नहीं गिराता है, उसकी कुछ ना कुछ पत्तियाँ शेष रह जाती हैं और जो पुरानी है वो गिर जाती है, फिर जो फिर से पुरानी होती है वो गिरती हैं, उनके स्थान पर नहीं आ जाती। अब यहाँ आप देखें कि वृक्षों की ऊंचाई 25 से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं होती है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक होती है। इनका वितान सघन होता है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, टॉप जो है वो काफ़ी झबरा होता है और शाकीय परत अल्प विकसित होती है। सामान्यतः घास का अभाव इस क्षेत्र में होता है और आग के जो वन है वो अधिपादपों से परिपूर्ण होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो उनका सहारा लेकर चढ़ने वाले क्रीपर और लताएं हैं वो चढ़े रहते हैं। अब यहाँ समशीतोष्ण शंकुधारी वन जो है उनको देख लेते हैं। तो 1700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे जो वनस्पतियाँ हैं और जैव विविधता है उसमें कमी आती जाएगी। तो वही हो रहा है। अब यहाँ आप देखें कि ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे कि चीड़, मतलब ये इसको पाइन बॉलिचियाना कहा जाता है, इसका वानस्पतिक नाम है। देवदार को सिड्स डिओडारा कहा जाता है। साइप्रस को साइप्रेसिस टोरुलोसा कहा जाता है। स्यूस जो होता है इसको सिंथियाना कहा जाता है। इस प्रकार के नाम है। सिल्वर फर है, ये सब वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन 35 से 36 मीटर तक ऊंचे होते हैं, मतलब औसतन 35 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। शंकुधारी इनका नाम है या कोणधारी भी कहा जाता है। तो इनकी पत्तियाँ ऐसे सुई नुमा होती है, नुकीली,
और सदाबहार इसमें छत्र पाया जाता है, मतलब इनका जो छत्रक है, टॉप जो है वो हमेशा हरा रहता है। कई प्रजातियों में ये शंक्वाकार भी हो सकता है, बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह से। इसके बाद अल्पाइन और टुंड्रा वन जो है इनको देख लेते हैं। तो इस प्रकार की वनस्पतियाँ भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई जो है वहाँ पर ये मिलते हैं। यह भी देखा जाता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ इसमें पाए जाने वाले वृक्ष जो है उनकी बढ़ोतरी रुकती जाती है, मतलब उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सिल्वर फर, चीड़, जूनिपर, बर्च जैसे जो वृक्ष हैं ये इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। एल्पाइन घास के मैदान अधिकतर इन क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और जनजातीय समूह जैसे कि गुर्जर और बकरवाल से संबंधित लोग इस क्षेत्र को अत्यधिक उपयोगी बनाए रखते हैं। इनके उच्च ढाल वाले क्षेत्रों में लाइकेन और मांस जैसी जो वनस्पतियाँ हैं वो भी पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में ज्वारीय वन एक अन्य प्रकार की वनस्पति है जो कि तटों और नदियों के पास पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वृक्षों से आच्छादित होते हैं। ये अलवण और खारे पानी में भी पाए जाते हैं। ये वहाँ भी पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं और विशेष रूप से वहीं पाए जाते हैं। सुंदरी एक प्रकार का मैंग्रोव वृक्ष है जो कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहाँ पर पाया जाता है। मतलब सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वहाँ ये सुंदरी के वृक्ष पाए जाने की वजह से ही, जो कि मैंग्रोव वनस्पति का प्रकार है, इसी वजह से उसको सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में हिमालयी वनस्पति एक मुख्य प्रकार माना जाता है। और भारत के पूर्वी भाग में सघन उष्णकटिबंधीय वनों का चीड़ तथा पश्चिमी हिमालय में पाए जाने वाले शंकुधारी वनों के साथ बड़ी स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। दोनों के बीच का अंतर जो है वो क्लियर कट दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र, उसी में अगर जंगलों को देखा जाए तो दिशा बदलने पर उनकी प्रवृत्तियाँ बदलने लगती हैं। पूर्व दिशा की ओर कुछ अलग प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जलवायु मिलती है। पश्चिम की ओर चले जाएंगे अगर हिमालय में ही, तो वहाँ कुछ अलग ही माहौल दिखाई देगा। और एक चीज़ और है कि पूर्वी दिशा जो हिमालय की है, उधर हिमालय का ढलान है और वहाँ जलवायु है वो अपेक्षाकृत नम है, मतलब आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से पश्चिमी हिमालय की। पश्चिमी हिमालय जो है वो शुष्क ज़्यादा है, तो इसीलिए जलवायु विविधता जो है उसकी वजह से वनस्पतियों का अभाव पश्चिमी क्षेत्र की तरफ दिखाई देता है, कम दिखाई देती। फिलहाल यहाँ देखते हैं तो चीड़ पाइन ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के सारे क्षेत्र में कश्मीर को छोड़कर उगता है, मतलब कश्मीर में अकेले ये नहीं पाया जाता है। चिलगोजा जिसको कि पाइन नट कहा जाता है, और इसके अलावा आक, मेपल की जो रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, इसके अलावा ऐसे जिसे कि फ्रैकिनस, जेंथोजाइलोड्स कहा जाता है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में बहुतायत उगती है। दक्षिण भारत के वनों को देखा जाए तो यहाँ पर वर्षा वन जो है ये प्राकृतिक वनस्पति में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और सबसे समृद्ध वर्षा वन ये केरल राज्य के दक्षिण पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ नारियल के वृक्षों द्वारा लैगून का बितान बनाया जाता है, जो कि देश का सबसे बड़ा अवरोधक विहीन वर्षा क्षेत्र है, मतलब वर्षा वन क्षेत्र है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश भारत के अन्य दूसरे ऐसे क्षेत्रों में गिना जाता है जहाँ पर वर्षा वनों का भली प्रकार से संरक्षण किया गया है। और इसके अलावा सघन चंदन और सागौन तथा शीशम, जिसे कि डरबर्जिया सीसो कहा जाता है, ये कर्नाटक के पठारों पर फलते फूलते हैं। तो किताबों में ये लच्छेदार भाषाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि जंगल हर जगह बेहाल है परिरक्षण के बावजूद। भारत में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति का एक उत्कृष्ट चित्र थार मरुस्थल प्रदर्शित करता है। इस मरुस्थल में पाए जाने वाले वृक्ष, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि थार एक जमाने में हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। उजड़ने के बाद, वृक्षों के उजड़ने के बाद यहाँ पर इस प्रकार की दशाएं बनी हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि जंगल जहाँ से उजड़ेंगे वहाँ पर एक न एक दिन मरुस्थल आ जाएगा, और इससे हमें बचना है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, झुलसा देने वाली गर्मी है, तो यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष छोटे आकार के होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। इनका तना काफ़ी मजबूत होता है और ये झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से अविकसित होते हैं। बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो आप देखेंगे कि पत्तियों का विकास रुक जाता है, तो ये चीज़ इन्हें रोज़ मिलती है, इसलिए ये विकसित नहीं हो पाते। कैक्टस, इसके अलावा रैंजा, इसे एकेशिया कहा जाता है, खेजड़ी और कंजू का वृक्ष, आग का वृक्ष, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और आमतौर पर ये सब यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे हैं। उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार के वनों और क्षेत्रों के द्वारा भारत की प्राकृतिक वनस्पति को बहुत बड़ा योगदान प्राप्त होता है, तो भारत में वानस्पतिक विविधता ये पाई जाती है। नेक्स्ट, मैंग्रोव को देख लेते हैं। तो मैंग्रोव अभिलाक्षणिक तटवर्ती यानी समुद्र तट के निकट वन्य पारितंत्र के तौर पे हमें दिखता है। यह वन छायादार निचले तटवर्ती क्षेत्रों, ज्वार नदमुख, कीचड़ वाले समतलों, ज्वारीय जो खाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, या जो अप्रवाही जल होता है, तटीय जल जो कि वास स्थान पर वापस आ जाता है, और इसके अलावा दलदलों तथा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लैगूनों में उगते हैं। यह पूर्वी तथा पश्चिमी तट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैले रहते हैं, क्योंकि मैंग्रोव स्थल और समुद्र के बीच में पाए जाते हैं। अतः यह इकोटोन का अच्छा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ मैंग्रोव पारितंत्र की बहुत सारी विशेषताएं, कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। मैंग्रोव वनों में वृक्षों और झाड़ियों का विविध संगठन स्थापित होता है या शामिल होता है। पादप उच्च लवणता के प्रति अनुकूलित होते हैं। ज्वारीय प्रभाव के विरुद्ध इनकी प्रतिरोधकता होती है और उच्च तापमान को सहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। न्यूमेटोफोर
के तौर पे ये जड़ों में मतलब जड़ों में इनके न्यूमेटोफोर होते हैं और वायवीय जड़ें पाई जाती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जड़ें हैं उनके सहारे भी श्वसन कर लेते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो पानी से बाहर निकलकर श्वसन करने में सक्षम होती हैं। मैंग्रोव अत्यधिक उत्पादनशील पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 8 से लेकर 20 मीटर तक होती है। ये चक्रवात और सुनामी के प्रभावों से तटरेखा की रक्षा करते हैं। एक प्राकृतिक बांध का निर्माण करते हैं जो कि लहरों को रोकने में सक्षम होता है और ये काफ़ी जटिल होते हैं। तो ये सब हमने देखा, मैंग्रोव पारितंत्र को देखा। अभी और भी देख लेते हैं। भारतीय मैंग्रोव पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों तक फैले हुए हैं। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा बनाए गए पोषक तत्वों से भरपूर डेल्टा की उपस्थिति के कारण पूर्वी तटरेखा में मैंग्रोव जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र मैंग्रोवों के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है क्योंकि वहाँ नदियाँ अपने निक्षेप और अवसाद ले आकर छोड़ती हैं और इससे एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है जिसमें कि मैंग्रोव बढ़िया तरीके से फल फूल लेते हैं। और इनमें 2 प्रकार के जंतु समुदाय पाए जाते हैं। स्थायी जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि मुख्य रूप से नितल स्थयी होती हैं, जैसे कि मोलस्का के मतलब मोलस्का कुल के जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। पॉलीकीट वैरायटी पाई जाती है। किंगफिशर जैसे जो कीड़ों को खाने वाले पक्षी होते हैं, कहा जाता है जहरीला होता है, तो ये पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्रवासी जंतु भी पाए जाते हैं जैसे कि मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा कुल के जो सदस्य हैं वो क्रस्टेशियन तथा पक्षी जो कि निकटवर्ती स्थलीय पारितंत्रों और नदियों से यहाँ आ जाते हैं। मतलब मैंग्रोव जो है वो एक दलदली इलाके में उत्पन्न होते हैं जहाँ पे पानी हमेशा बना रहता है। पानी के भीतर से ही इनका विकास होता है और इसीलिए इनके जो पौध हैं या इनके जो अंकुर हैं वो जरायुज होते हैं। मतलब पौधे के अंदर ही बड़े होकर तब वो धरातल तक पहुँचते हैं। अगर सीधा ये बीज जमीन पर गिरा देंगे तो वहाँ जमीन की जगह बहता हुआ जल है जिसमें कि वो बहकर नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। तो जो पानी नदियों के द्वारा यहाँ ले आया जाता है उससे भी कुछ जलीय जीव यहाँ पहुँच जाते हैं और वो यहाँ आकर रहने लगते हैं। अनुकूल दशाएं यहाँ पर उन्हें मिल जाती हैं। वृक्षवासी मेढक पाए जाते हैं जो कि पेड़ों पर रहते हैं। मगरमच्छ, कछुए और सांप भी पाए जा सकते हैं। ये व्यापारिक महत्व की दृष्टि से कई मत्स्य प्रजातियों के लिए अंडा देने और प्रजनन का स्थल। यहाँ पर पानी का बहाव धीमा होता है या रुका हुआ होता है और यहाँ एक जालनुमा जो माहौल है वो तैयार होता है, तो इसमें मछलियों को अंडा देने में सहायता होती है। केवल सुंदरबन के मैंग्रोव ऐसे मैंग्रोव हैं जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटेट है। यहाँ पर उसे ले आकर बसाया नहीं गया है, वो पहले से रह रहा था और ये एकमात्र है पूरी दुनिया में। भारत के मैंग्रोव पिछले 40 वर्षों के दौरान घटकर 50% से भी कम रह गए। जब ये 50% तक गायब हो गए तब तक तो हमने ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद जाकर ध्यान इधर गया और पता लगा कि ये कितने उपयोगी हैं। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, सुनामी और भवन निर्माण जैसी जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके कारण मृदा का अपरदन होता है और मृदा के विनाश की वजह से ये उखड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरवन में व्यापारिक दृष्टि से झींगा मछली को इकट्ठा करने के कारण इन वनों में रहने वाले अन्य जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो व्यावसायिक इस्तेमाल और यहाँ की जो लोकल प्रजातियाँ और जनजातियाँ हैं वो भी इनका दुरुपयोग करती। नेक्स्ट, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों को देख लेते हैं। तो अनवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं इसमें जीवाश्म ईंधन से शुरू करते हैं। जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज स्रोतों में या खनिज ऊर्जा स्रोतों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अनवीकरणीय का तात्पर्य है कि जिन्हें फिर से इस्तेमाल न किया जा सके या वो फिर से नवीकरणीय न हो सके, मतलब उनका नवीनीकरण न किया जा सके। एक बार अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो समाप्त हो जाएंगे, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जीवाश्म ईंधन इसी श्रेणी में आते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। विश्व भर में इस आधार पर केवल ये लगभग 90% ऊर्जा के उपभोग के लिए सहायता देते हैं। तो 90% जो ऊर्जा का उपयोग है वो इसी पर आधारित है। जीवाश्म ईंधनों को देख लेते हैं। तो जीवाश्म ईंधन पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान निर्मित हुए थे, मतलब आज से करोड़ों साल पहले। और कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन के तौर पे माना जाता है। ये उन प्रागैतिहासिक कालों में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों और तथा प्राणियों के अवशेष हैं जो कि लाखों साल पहले और लाखों से भी बहुत पुराना करोड़ों साल पहले तक पृथ्वी पर मौजूद थे। हालांकि करोड़ों साल पहले के जीवन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पृथ्वी का तब विकास अभी शुरुआती दौर में था, तो इसीलिए हम लोग लाख साल की ही गणना करते हैं। लेकिन ये अवशेष काफ़ी पुराने हैं, लंबे समय से ये ताप और दाब झेल रहे हैं और इस वजह से ये काले कीचड़ में तब्दील हो गए, जिसे कि हम पेट्रोलियम कहते हैं। शोधन करते हैं तो उससे अलग अलग पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये दुर्लभ है, इन्हें बनने में कम से कम लाख साल का समय लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं। तो समझ लीजिए कि ये कितने मूल्यवान। कोयला यहाँ आप देख रहे हैं, तो कोयला जो है ये पौधे और वनस्पतियों के पृथ्वी में दबने के कारण बना है। बहिर्स्थान या बाहर की ओर एक स्थान के प्रवाह या अपवाह, जिन्हें कि ड्रिफ्टेड यहाँ पे कहा गया है, जिसमें कि उन्हें तलछटों के भंडारों द्वारा ढककर अंदर रखा गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बाहरी आवरण से ये नीचे ढक गए और अंदर ही इन्हें दबाव और ताप मिला, जिसकी वजह से ये अपना स्वरूप बदलकर कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयला ठोस जीवाश्म ईंधन है। ये प्राकृतिक रूप से कार्बन की अवसादी चट्टानों से बना हुआ होता है।
कोयले की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, लिग्नाइट यानी भूरा कोयला, बिटुमिनस यानी सॉफ्ट कोयला और एंथ्रासाइट यानी कठोर कोयला। ऊष्मा की मात्रा के आधार पर, यहाँ आप देख रहे हैं, ऊष्मा की मात्रा के आधार पर एंथ्रासाइट कोयले में सर्वाधिक ऊष्मा और लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है। कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने से, सल्फर की मात्रा यहाँ क्यों महत्वपूर्ण है देख रहे हैं आप, कम सल्फर वाली मात्रा के कोयले को जलाने से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी कम निकलेगी। सल्फर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, और इसीलिए ये कम सल्फर वाला जो कोयला होता है ये विद्युत संयंत्रों के लिए सबसे अनुकूल होता है, मतलब इको फ्रेंडली आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम या खनिज तेलों को देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें कि हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर होता है। साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जानते हैं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार ज़्यादातर समुद्र की तली यानी समुद्र का जो अधस्थल है उसके नीचे भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों और जहाज़ों के द्वारा रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में तेल को गर्म करते हैं और उसके अलग अलग घटकों को अलग करने के बाद विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर उसका आसवन करते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण घटक जैसे कि गैस, यहाँ आप देखिए, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल, नेप्था, ग्रीस, मोम, एफॉल्ट, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं। तेल के आसवन से प्राप्त होने वाले कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिसमें कि पीड़कनाशी, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, पेंट, औषधियाँ इत्यादि बनाने में इनका कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये इतने महत्वपूर्ण हैं और इतने तौर पर हम इनके ऊपर आश्रित हैं। प्राकृतिक गैस को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मेथेन से बनी हुई होती है, जो कि अक्सर कच्चे तेल के कुओं से ऊपर प्राप्त की जाती है या अपने आप आ जाती है। प्राकृतिक गैस 50 से लेकर 90% तक अपना आयतन जो कवर करती है उसमें मीथेन का ही मिश्रण होता है और ये एक साधारण हाइड्रोकार्बन। इसमें कुछ मात्रा भारी गैस जैसे कि एथेन की, मतलब एथेन का तात्पर्य यहाँ पे C2H6 से है, प्रोपेन की भी पाई जाती है, ब्यूटेन की भी थोड़ी मात्रा होती है और कभी कभी थोड़ी सी मात्रा में ये विषैली हाइड्रोकार्बन सल्फाइड गैस जो है ये पाई जाती है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये पाई जाती है और ये जहरीली होती है। तो ये थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, बाकी जो बड़ा अमाउंट है वो यहाँ सामान्यतः मेथेन का होता है। पारंपरिक प्राकृतिक गैस को देख लेते हैं। तो पारंपरिक गैस अधिकतर कच्चे तेल के कुओं के ऊपर पाई जाती है और इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैस जो कि इस तेल के साथ बाहर आती है अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैस का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। लेकिन बाद में इस गैस को संसाधित कर दिया जाता है। इसका संसाधन मतलब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और इसे पाइपों के द्वारा या संघनित करके, मतलब इसका कंडेंसेशन करके इसे सिलेंडरों में भरा जाता है, मतलब कंप्रेस्ड करके इसे भरते हैं। तो जब किसी भी गैस पर हम ऊपर से दबाव डालेंगे यानी दाब बढ़ा देंगे तो वो धीरे धीरे करके उसके अणु निकट आएंगे और उसकी संरचना परिवर्तित होगी, वो द्रव में तब्दील हो जाएगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के पास इसे उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। गैस का उपयोग पेट्रो रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जाता है। अब गैर परंपरागत जो प्राकृतिक गैस है इसको देख लेते हैं। तो यह अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं ही पाई जाती है और इसी कारण से इस प्रकार के गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं इनसे प्राकृतिक गैस निकालना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन तकनीकों के विकसित होने के कारण गैसों का निष्कर्षण अब मितव्ययी हो गया है, यानी कम खर्चे वाला हो गया है, लागत प्रभावी हो गया है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी जो गैसें हैं ये प्राकृतिक गैस में मिली हुई पाई जाती हैं और ये लिक्विड स्टेट में होती और इसे LPG के रूप में निकाला जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG को दबाव डालने वाले टैंकों या सिलेंडरों में इकट्ठा करके कुकिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस तरल प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह अत्यंत ज्वलनशील द्रव है, विस्फोटक होता है और अन्य देशों में रेफ्रिजरेटेंट टैंकरों के द्वारा भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन और उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक और घरेलू प्रयोग के कारण बढ़ती जा रही है। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों से सिलेंडरों में संपीड़ित करके उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु भेजा जाता है। जो सिलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इसी प्रकार की जो गैस है वो पाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत देख लेते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोतों में अगर देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणुविक केंद्र की ऊर्जा है, मतलब वही परमाणु के अंदर निहित जो ऊर्जा है उसी को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रेडियो एक्टिव खनिजों से नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए उच्च जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है उनका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव खनिज को जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, तो इनका सावधानीपूर्वक प्रयोग आवश्यक है। अन्य खनिजों की तरह ही रेडियो एक्टिव खनिजों के अयस्कों की मात्रा भी सीमित और निश्चित है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बाकी जीवाश्म ईंधन है उसकी तुलना में इनसे बेहिसाब ऊर्जा प्राप्त होती है।
एक छोटे से परमाणु के अंदर बेमिसाल एनर्जी छिपी हुई होती है, तो इनमें प्राप्ति ज़्यादा होती है, मतलब इनपुट और आउटपुट का जो रेशियो है उसमें आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। हालांकि इनकी लागत भी अच्छी खासी होती है और रेडियो एक्टिव खनिजों की बहुत छोटी मात्रा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इस मामले में ये फायदेमंद है। वहाँ तो जीवाश्म ईंधन का प्रचुर मात्रा में लेना पड़ेगा तब जाकर हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक छोटा सा परमाणु आपको असीम ऊर्जा दे सकता है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों ने हर जगह पढ़ा होगा। और इसमें आप देखिए कि इस प्रक्रिया में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम या अन्य जो रेडियो एक्टिव इस प्रकार के खनिज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित यही दोनों हैं। ठीक है, ये दो भारी नाभिक वाले जो रेडियो एक्टिव परमाणु हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है और इन पर बौछार की जाती है जब कणों की, तो ये इनके जो नाभिक हैं ये विखंडित होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, मतलब छोटे नाभिकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो छोटे नाभिकों में टूटते हैं तो संपूर्ण जो द्रव्यमान इनका था वो पूरी तरह से अन्य नाभिकों में कन्वर्ट नहीं होता है। उसका कुछ हिस्सा द्रव्यमान क्षति के रूप में निकल जाता है जो कि ऊर्जा में तब्दील हो जाता है और वही ऊर्जा हमें रेडिएशन के रूप में या नाभिकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो ये एक प्रक्रिया है और ये अत्यधिक ऊर्जा होती है। अब यहाँ नाभिकीय संलयन को देखिए, तो नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन का ठीक उल्टा प्रोविजन होता है। अब यहाँ पर नाभिक जुड़ते हैं, छोटे नाभिकों को जोड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। दो नाभिकों के जुड़ने से उनका जो समूचा द्रव्यमान है वो एक बड़े नाभिक को बनाने में इस्तेमाल नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ हिस्सा बेकार चला जाता है और वो बेकार हिस्सा जो होता है द्रव्यमान क्षति उनकी वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर विकिरण जो है वो और क्या है, हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम के नाभिकों का निर्माण करते हैं। सूर्य के अंदर यही हो रहा है और ज़्यादातर तारों के अंदर यही होता है। तो ऐसे में हाइड्रोजन के जितने नाभिक हैं और जितना उनका वजन है वो सब मिलाकर एक हीलियम का नाभिक नहीं बनता है, उसमें से कुछ न कुछ जो है वो ह्रास होता है, द्रव्यमान का ह्रास होता है और वो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो बेमिसाल ऊर्जा रिलीज होती है उसी को हम सूर्य की रोशनी या सूर्य की ऊर्जा कहते हैं। तो वही चीज़ है नाभिकीय संलयन। अब ये यहाँ नियंत्रित तौर पे करवाया जाए तो इससे फ़ायदा होगा, अनियंत्रित अगर करवा दिए जाए तो ये बम का काम करेंगे, जैसे जापान के ऊपर गुजरे। अब यहाँ नाभिकीय विखंडन को अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिव खनिज जिनके विखंडन के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, संभवतः अनवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों के रूप में इन्हें मान्यता मिल सकती है, क्योंकि ये अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं और सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नाभिकीय विखंडन जो कि एक अस्थायी प्रक्रिया है और विखंडित या नाभिकों के टूटने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ये प्राप्त करता है। अब इसमें यूरेनियम 235 के नाभिक से एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है और ये नवनिर्मित न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करके एक चेन रिएक्शन को चालू करता है। मतलब इसे एक बार अगर चालू कर दिया तो ये अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, मतलब एक बार बटन दबाने की देर है। तो ये चेन रिएक्शन लंबे समय तक चलता रहता है और इसी वजह से रेडियो एक्टिव प्रदूषण या रेडियो एक्टिव कोई भी आक्रमण हुआ है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और यहाँ से निकलने वाली रिलीज होने वाली जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं वो भी दीर्घकाल तक बनी रहती है। अब यहाँ जो अगला हमारा स्रोत है वो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं। गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो सामान्य रूप से व्यवहार में नहीं लाए जाते हैं, ये अतिरिक्त मतलब स्टैंड बाई के तौर पर हम यूज़ करते हैं। ऊर्जा के स्रोतों को यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसे आप देखें। अपरंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा जो है इसको देख लीजिए, तो अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके एग्जाम्पल है। परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा को देखिए तो भूमि के ऊपर जीवाश्मी ईंधन के रूप में ये पाए जाते हैं। लकड़ी, गोबर, कृषि उत्पाद, इसके अलावा वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जो गैर पारंपरिक है, ये तो परंपरागत में दो वैरायटी हमने देखी। परंपरागत में एक तो अनवीकरणीय है, दूसरा नवीकरणीय है और दूसरा है गैर परंपरागत। मतलब मोटे तौर पे दो ही वर्ग हैं, एक तो परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत के ये दो पार्ट हैं जिन्हें कि हमने यहाँ पर देख लिया है। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है सबसे पहले, उसके बाद जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जो भौतिक घटक है प्रकृति के उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन की ऊर्जा है, ये सब है, इसे हमने देखा। और भी है, भूतापीय ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो ज्वार तरंगें होती हैं समुद्र की, उनसे भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भू सतह का जो ताप होता है उससे भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं वो तमाम हैं, लेकिन वो प्रचलन में बहुत ज़्यादा नहीं है, उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितने कि परंपरागत है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य या सौर ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सूर्य का प्रकाश, यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश, पवन, जल तथा बायोमास, जलावन की लकड़ी, पशु अपशिष्ट, फसलों के अवशेष, कृषि अपशिष्ट, नगरों और शहरों का जैविक कचरा, ये सब शामिल है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। पानी से पैदा की गई ऊर्जा को जल ऊर्जा कहा जाता है। और भूमिगत गर्म सूखे पत्थरों, मैग्मा, गर्म पानी के झरने, प्राकृतिक गीजर जो है मतलब गर्म पानी का ये स्रोत होता है, सोता होता है, इससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ये पृथ्वी की गर्मी,
जो कि पृथ्वी की अंदर की परतों में पैदा होती है। पृथ्वी ठंडी होने की प्रक्रिया में है। इसका बाहरी हिस्सा ठंडा हो चुका है जहाँ पर हम रह रहे हैं, लेकिन अभी अंदर की जो चीज़ें हैं वो तप रही हैं, गर्म है। और जो एकदम मध्य भाग है वो पिघली हुई अवस्था में, मतलब एकदम जो कोर का बीच का हिस्सा है उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन कोर का जो आउटर लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें आप देखें कि जियोथर्मल एनर्जी जो है उसको हम यहाँ रख रहे हैं। ज्वारीय ऊर्जा की अगर बात करें तो समुद्र और महासागरों की जो लहरें हैं, लहरों के अंदर जो प्रचंड ऊर्जा है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट, नवीकरणीय यानी न समाप्त होने वाले जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको देख लीजिए। तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों में इस प्रकार से परिभाषित इन्हें किया जा सकता है जैसे कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि बिना समाप्त हुए इस्तेमाल किए जा सकते हों। इनमें से अधिकांश स्रोत प्रदूषण मुक्त होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रयोग सभी जगहों पर किया जा सकता है, माफ कीजिएगा, एवं कुछ का प्रयोग सभी जगहों पर किया जा सकता है। अधिकांश स्रोत जो है वो प्रदूषण मुक्त होते हैं। और ये नवीकरणीय स्रोत गैस परंपरागत, यहाँ पे गैर परंपरागत होता है, ठीक है, ये जो शब्द है इसे आप देखिए, गैर परंपरागत या अक्षय या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के तौर पर देखे जाते हैं। ऊर्जा के स्रोतों में आप देखें सौर ऊर्जा है, ये नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, मतलब ये न समाप्त होने वाला है। हालांकि सूर्य की भी अपनी एक उम्र है, लेकिन वो एक अच्छी खासी उम्र अभी बची हुई है, तो इसलिए हम इसे न समाप्त होने वाला ही कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहता हुआ पानी, पवन, हाइड्रोजन और भूतापीय ऊर्जा, ये सब कुछ इसमें शामिल है। बायोमास को देख लीजिए, ये भी एक ऊर्जा का स्रोत है। तो बायोमास की जो ऊर्जा है मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्राचीन ईंधन है, प्राचीनतम ईंधन है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। हमारे पूर्वज लकड़ियों को जलाकर गुफाओं को गर्म करते थे। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो कि वनस्पति और पशुओं के अपशिष्ट से बनता है। और बायोमास से ऊर्जा उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या जलने से होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा रासायनिक बंध बनाकर रासायनिक ऊर्जा को, मतलब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके सुरक्षित रखा गया था। जब उन्हें जलाया जाता है, मतलब उनकी टहनियों को जलाया जाता है, तो वो बंध अपने आप टूटने लगते हैं। गर्मी पाकर जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बंध अपने वहाँ टूटने शुरू हो जाते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है और उसी को हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बायोमास सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप को दर्शाता है। वो संचित ऊर्जा जो हमें प्राप्त हुई वो असल में सौर ऊर्जा ही थी, जो कि वहाँ रासायनिक रूप में सुरक्षित थी। बायोमास ईंधनों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है अथवा उन्हें और भी सरल रूप में बदलकर तब इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न स्रोतों में ये पाया जाता है, जिसमें कि लकड़ी उद्योग के सह उत्पाद, कृषि की फसलें और उनके सह उत्पाद, वनों से प्राप्त कच्चा माल, घरेलू कचरों का एक बड़ा हिस्सा, लकड़ी इत्यादि जो है वो मुख्य रूप से शामिल है। बायोमास का प्रयोग गैसीय ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया को गैसिफिकेशन कहा जाता है। आसवन के द्वारा बायोमास को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे कि तरल बायो ईंधन कहते हैं। सौर ऊर्जा को देखिए, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये अक्षय होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग को इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कि इसमें प्रत्यक्ष संग्रहण करके इसे गर्म किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत तरह से इस्तेमाल होता है। और सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष प्रयोग कैसे हैं, तो इसमें बायोमास एनर्जी है, पनबिजली की शक्ति है, पवन ऊर्जा है, ये सब सौर ऊर्जा से ही संचालित होते हैं और कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं। अब नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखिए सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किया जा सकता है और इन उपकरणों को 3 अलग अलग संयंत्रों में बांटा गया है, निष्क्रिय, सक्रिय और फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक जो है वो भी इसमें शामिल है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक इस्तेमाल की जाती है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और फोटोवोल्टिक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में, मतलब जो ऊर्जा इस्तेमाल करने योग्य ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का विशिष्ट रूप है और सौर बैटरी तथा सोलर सेल जो होता है इसके प्रभाव के द्वारा इसे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या तमाम चीज़ों के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूली स्रोत है। अभी तक इसका पर्यावरण पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। पर्यावरणीय प्रदूषण को देख लेते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण ये मानवीय क्रियाकलापों और अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादनों से जो निकलने वाला मुक्त द्रव्य है यानी कूड़ा कचरा है और उत्पन्न ऊर्जा है, ये नेगेटिव एनर्जी है, तो इसका परिणाम है। प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं और प्रदूषकों के परिवहित और विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ आप देखें जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। चलिए अब इसे आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदूषण के प्रकार। इसमें वायु प्रदूषण में सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड, इसके अलावा एस्बेस्टस, बेरिलियम, ये सब जो है ये सन्निहित प्रदूषण है। और प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो कोयला या पेट्रोल तथा डीजल का दहन, मतलब उन्हें जलाए जाने से, इसके अलावा वाहित मल जो है उससे, ठोस कचरे के निपटान से, औद्योगिक प्रक्रम जो होता है उन सब चीज़ों से। जल प्रदूषण में
दुर्गंध आती है मतलब पानी से। इसके अलावा घुलित और निलंबित ठोस कण इसमें पाए जाते हैं। अमोनिया और यूरिया का मिक्सचर हो सकता है। तेल और ग्रीस की चिकनाई हो सकती है। कीटनाशक और पीड़कनाशी इसमें पाए जा सकते हैं। और टैनिन मिला हुआ हो सकता है। कोलिफार्म हो सकता है। और सल्फेट सल्फाइड भारी धातुएं, सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व ये सब इसमें पाए जाते हैं। मतलब ये पानी को प्रदूषित करने वाली चीज़ है। वाहित मल का निपटान करना प्रदूषण के स्रोत जो है उसमें दिखाया जा रहा है। नगरीय जो जल है, नगरीय वाहित जल है, मतलब सीवर से जो पानी नदियों तक पहुंचता है। उद्योगों के विषाक्त जल, मतलब उद्योगों से जो निस्तारित कचरा है लिक्विड फॉर्मेट में, वो नदियों तक या जो जल स्रोत है वहां तक पहुंचकर उन्हें प्रदूषित करता है। और नाभिकीय कचरा, ये सब जल प्रदूषण के मुख्य कारण। भू प्रदूषण को देख लेते हैं। जमीन का प्रदूषण कैसा होता है। तो भू प्रदूषण में मानव तथा पशु का मल आदि ये सब है। इसके अलावा विषाणु, जीवाणु और रोगवाहक जो विरलन कीटनाशक हैं, इसके अतिरिक्त उर्वरक, अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये तमाम जो है ये भू प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित जो औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान है, इसके अलावा पीड़कनाशी और उर्वरकों का अनाधुन इस्तेमाल है, मतलब अंधाधुन इस्तेमाल है असल में। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब इन स्रोतों के जरिए ये जो जमीन का प्रदूषण है या आप कह लीजिए कि मिट्टी का प्रदूषण है वो फैलता है। ध्वनि प्रदूषण को देख लेते हैं। सहन क्षमता से अधिक ऊंची अगर ध्वनि का स्तर है तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको माना जाता है। मतलब ध्वनि एक लेवल तक रहेगी तब तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो वो प्रदूषण बन जाती है। वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम, विज्ञापन, मीडिया, ये सब इसके अंतर्गत आता है। जल प्रदूषण को देख लीजिए। जल प्रदूषण बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण होने से उत्पन्न होता है। मतलब पानी की स्थिति या पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब होने लगती है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों में उपलब्ध पानी शुद्ध नहीं रह जाता है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता पानी को शुद्ध नहीं कर पाती है। देखिए, सिर्फ गंगा जल में ही नहीं, हर पानी के अंदर, मतलब जो H2O है उसके अंदर खुद ही कुछ हद तक अपने आप को शुद्ध करने की क्षमता होती है, लेकिन वो सीमित होती है। एक बड़े पैमाने पर जब उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी तो निश्चित रूप से प्रदूषित हो जाएगा। एक हद तक वो अपने आप को खुद प्योरीफाई कर लेता है। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं के सड़ने गलने इत्यादि से भी होता है, तथापि मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला जल प्रदूषण है उसमें ये चीज़, जो पानी का खुद से शुद्ध होने वाला फैक्टर है, वो अच्छे से काम करता है। उतनी जो इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर आती हैं उसको पानी धीरे धीरे करके साफ कर लेता है और खुद स्वच्छ हो जाता है। जितना कचरा है वो तली में बैठ जाएगा या फिर जैसे भी शुद्ध करने का उसमें प्रक्रिया चले उसको वो कर लेता है। लेकिन जब मानव निर्मित इसमें प्रदूषण घुसने लगता है तो वो चिंता का विषय बन जाता है। और ये क्रियाकलाप ये सबसे ज़्यादा जल को प्रदूषित करने में इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं, जिसमें कि औद्योगिक कचरा है, इसके अलावा प्रदूषित अपशिष्ट जल है, जहरीली गैसें हैं, रासायनिक अवशेष हैं, भारी धातुएं हैं, धूल, धुआं इत्यादि हैं। और अधिकतर जो औद्योगिक कचरे हैं इनको बहते जल में या झीलों में विसर्जित कर दिया जाता है। वो अपना पिंड छुड़ा लेते हैं वहाँ विसर्जित करके, लेकिन पानी उससे एक बड़े पैमाने पर प्रदूषित होता है। वायु प्रदूषण को देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, इसके अलावा बुरी गंध, वाष्प जैसे जो संदूषक हैं उनके तौर पे देखा जाता है, जो कि मनुष्यों, जंतुओं या संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और एस्बेस्टस को निर्मुक्त करती हैं, मतलब इन्हें रिलीज करती हैं। और वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र की समस्याएं सबसे पहले होती हैं। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र खराब होता है, रक्त संचार से संबंधित दिक्कतें होती हैं। नगरों के ऊपर एक प्रदूषण का कुहासा छा जाता है जिसको कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कहा जाता है। और ये जो स्मोग होता है ये वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण की वजह से होता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। और इस वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का जो वर्षा जल होता है इसका विश्लेषण ये इंगित करता है कि गर्मियों के बाद जो पहली बारिश है उसमें पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों की तुलना में सदैव कम होता है। मतलब जब पहली बरसात होती है तो उसमें अम्लीयता ज़्यादा होती है। पीएच वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, अगर 7 से कम, और जितनी कम पीएच वैल्यू होती जाएगी प्रवृत्ति उस पदार्थ की उतनी ही ज़्यादा अम्लीय होगी। बाद की जो वर्षा है उसमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, मतलब कम पाई जाती है। ध्वनि प्रदूषण को देख लेते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय क्षमता जो है या सहनीय सीमा जो है उससे ज़्यादा होना ही ध्वनि प्रदूषण है। और प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते या हाल के कई वर्षों में यह गंभीर समस्या बनकर उभरा है।
ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत जो है उसमें मोटर गाड़ी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा मशीनीकृत निर्माण है, तोड़ फोड़ का कार्य है, भवन निर्माण की गतिविधियां हैं जो कि आजकल धड़ल्ले से चल रही, और वायुयान का शोर है। ये सब कुछ है, मतलब ध्वनि प्रदूषण में ये सब कुछ आते हैं। इसके अलावा सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वाले का चिल्लाना और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े हुए जितने भी उत्सव होते हैं ये सभी, और ये सब जो है ये ध्वनि प्रदूषण की ही श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा नापा जाता है। मतलब कुल मिलाकर ध्वनि का स्तर जो है उसको डेसिबल में नापा जाता है। देखिए, मूल मात्रक तो बेल होता है, लेकिन उसको नापते हैं यहाँ मूल रूप से इसकी डेसी वाली इकाई में, यानी डेसिबल में। जैसे डेसीलीटर होता है, डेसीमीटर होता है, उसी प्रकार से यहाँ इसे डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया जाने वाला स्रोत सबसे बड़ा क्लेश, ये सबसे बड़ी चिढ़ की जड़ है। मतलब बहुत से लोगों को माइग्रेन, अवसाद जैसी समस्याएं इसको सुनकर हो जाती हैं। तो ये इसमें आप देख रहे हैं इसकी तीव्रता प्रकृति तथा इन घटकों पर निर्भर करती है, जैसे कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा और साथ ही साथ वाहनों की स्थिति। मतलब किस प्रकार के वाहन हैं, शोर रहित हैं तब तो ठीक है, डग्गा मार हैं तो फिर वो 4 वाहनों के जुटावड़े के साथ इकट्ठे अकेले ही शोर मचा लेंगे। अब यहाँ समुद्री यातायात जो है उसमें भी शोर होता है, माल को चढ़ाना, उतारना, उनका निपटान करना। तो ये तो हालांकि बंदरगाहों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इससे भी जलीय जीवों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है और इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर ही निर्भर करती है। मतलब जहाँ आवाज़ होगी वहीं पर प्रदूषण होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र के पास वाला इलाका, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि की मुख्य मार्ग से दूरी कम होती है। भारत के कई बड़े शहरों में, महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर है। तो इसके कुछ निश्चित स्थान होते हैं और आजकल ये हर जगह मौजूद है। कहीं भी आप ध्वनि से रहित होकर नहीं रह सकते। आगे बढ़ते मृदा प्रदूषण को देख लेते हैं। तो मृदा की गुणवत्ता और इसकी उर्वरा शक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी पदार्थ का भूमि में मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। प्रायः जल जो है ये किसी भी भूमि को प्रदूषित करने वाला एक प्रमुख प्रदूषक है। प्लास्टिक, कपड़ा, ग्लास यानी कांच और धातु तथा जैव पदार्थ, सीवेज गाद, निर्माण का मलबा, ऐसा कोई भी ठोस कूड़ा जो कि औद्योगिक संस्थानों से निकलता है वो मृदा प्रदूषण में वृद्धि करता है। और ज़्यादातर इसमें से लिक्विड स्टेट में ही पहुंचता है, जलीय अवस्था में रहता है, तभी वो मिट्टी में टिक पाता है ज़्यादा समय तक। तो यहाँ इसीलिए जल को प्रदूषक के तौर पर बताया गया। वैसे तो पानी जो है वो मिट्टी को जीवन देता है मूल रूप से, अगर प्राकृतिक अवस्था में देखा जाए, लेकिन यहाँ प्रदूषक की श्रेणी को वहाँ तक पहुँचाने का काम भी ये कर लेता है। अब राख, लोहा, लोहे का कचरा, इसके अलावा चिकित्सकीय और औद्योगिक कूड़ा, ये सब कहीं भी ऐसे फेंक दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। मृदा प्रदूषण का ये महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। उर्वरक और कीटनाशक जो कि खेती में प्रयोग किए जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। नगर के कूड़ा करकट जो कि नगर के कूड़ा करकट से अगर गड्ढों को भरा जाता है तो वहाँ की मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। अम्लीय वर्षा और प्रदूषकों का शुष्क संग्रहण जो कि धरती के तल पर किया जाता है, ये मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो प्लास्टिक है, सिंगल यूज पॉलीथीन और जितने भी हैं सभी। कम घनत्व वाली पॉलीथीन यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन से प्लास्टिक थैलियाँ बनती हैं जो कि वास्तव में कभी नष्ट नहीं होती, और इनके कारण एक विकराल पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। फेंकी हुई थैलियाँ नाले और सीवेज को बंद कर देती हैं। तो ये पर्यावरणीय समस्या नहीं, ये तो मनुष्य की अपनी ईजाद की हुई समस्या है। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि जब इन पॉलीथीन की थैलियों का जमीन के अंदर समावेश हो जाता है या पानी में ये डिजॉल्व हो जाती हैं। पानी में पॉलीथीन डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं, जब उस रूप में प्लास्टिक पहुंच गया और उस फॉर्मेट में वो मिट्टी के अंदर पहुंच गया या पानी में पहुंच गया, तो ये वहाँ का जो फूड चेन है उसका हिस्सा बन जाता है। मतलब जीवों के अंदर घुस जाता है और एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है और दूरगामी विनाशकारी प्रभाव दिखाता है। ये होता है। इसके अलावा जो तत्कालिक नुकसान देखने के लिए मिलता है, मतलब बचा हुआ खाना लोग प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर या छिलके बांधकर ऐसे कूड़े के पास फेंक देते हैं। जो मवेशी है, चौपाया पशु है या कोई भी भूखा जानवर लालच में आके उन थैलियों को खोलने की कोशिश करता है। जब थैलियाँ पूरी तरह से नहीं खुल पाती हैं तो उनको वैसे ही खोलकर पकड़कर चबाने लगता है। तो उनका एक बड़ा हिस्सा पॉलीथीन का वो खुद निगल लेता है और इससे फिर उनके लिए गंभीर परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। ये सब आपने देखा। यह एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो कि प्लास्टिक के कूड़े के ढेर के साथ जलने पर अत्यधिक विषालु और जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्जीन, डायोक्सिन और अन्य जहरीले जो क्लोरीनीकृत यौगिक हैं उनको उत्पन्न करता है। मतलब जला दीजिए तो भी समस्या। औद्योगिक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें धूल, राख, रासायनिक अवशिष्ट, इसके अलावा धातु और नाभिकीय कचरा जो है वो सब शामिल है। बड़ी संख्या में औद्योगिक रसायन, रंजक, एसिड इत्यादि किसी न किसी प्रकार से मिट्टी में मिल जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जैसे कि कैंसर इत्यादि का कारण बन जाते हैं। कृषि संबंधी स्रोत को देख लेते हैं। तो कृषि रसायन विशेष रूप से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भूमि को प्रदूषित करते हैं और इन खेतों से बहने वाले पानी के साथ साथ बह कर आने वाले उर्वरक जल निकायों में मिल जाते हैं, जिस कारण जल संकायों में सुपोषण की समस्या पैदा हो जाती है। मतलब ज़्यादा मात्रा में खाद जो है वो बहकर पहुंच गई पानी के अंदर, तो वहाँ पर जब खुराक मिलेगी तो जो जलीय वनस्पतियाँ हैं आक्रामक तरीके से बढ़नी शुरू हो जाएंगी
और ये जब शैवाल और वनस्पतियां वहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो पानी की ऊपरी सतह इससे ढक जाएगी और अंदर की जो स्पीशीज़ हैं वो प्रकाश संश्लेषण या सूर्य के प्रकाश को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पानी की गुणवत्ता खराब होगी। ठीक है। और कीटनाशक दवाएं बहुत ज़्यादा विषाक्त होती हैं, जो कि पशुओं और मनुष्यों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। श्वास संबंधी समस्याएं, कैंसर, मृत्यु, तमाम चीज़ें। मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो बिना विचारे जो ठोस कूड़ा है उसको कहीं भी ऐसे फेंकने से बचना चाहिए। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक की थैलियों को लगाम लगानी होगी और इसके स्थान पर कपड़े या निम्न स्तर की सामग्री जैसे कि कागज इत्यादि का प्रयोग करना होगा। हालांकि प्लास्टिक हमें एक टिकाऊ पैकिंग उपलब्ध कराता है, तो वो चीज़ कागज के द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी तो सत्य है कि प्लास्टिक के निर्माण से पहले भी मानव सभ्यता चल रही थी। ये चीज़ें हमने देखी। तो अब रेडिएशन से होने वाले प्रदूषण को देख लेते हैं और इसके स्रोत और खतरे क्या हैं इसको भी देखने की आवश्यकता है। तो ये जो प्रदूषण है ये प्राकृतिक पृष्ठभूमि में पाए जाने वाले विकिरणों की वृद्धि के कारण होता है। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये प्रकृति में पहले से मौजूद थे, लेकिन ये जमीन की परतों के अंदर दबे हुए रहते हैं। तो जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तब ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। अंदर ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में सोए रहते हैं। अब नाभिकीय तापीय संयंत्रों द्वारा निकाला गया जो नाभिकीय कचरा होता है वो इसमें सबसे बड़ा भागीदार होता है। इसके अलावा खनन के द्वारा, जहाँ से नाभिकीय पदार्थों का खनन होता है वहाँ से, नाभिकीय पदार्थों की प्रक्रियाओं के द्वारा नाभिकीय प्रदूषण का सबसे भयंकर उदाहरण हम देखते हैं चेरनोबिल वाला जो हादसा था उसमें, और उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। और उससे पीछे अगर देखा जाए तो परमाणु हमला हुआ था जो हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसको भी कोई नहीं भूल सकता है। विकिरण की बात कर लीजिए, रेडिएशन, तो ये ऊर्जा है। रेडिएशन कुछ और नहीं है, ये ऊर्जा ही है जो कि अंतरिक्ष से यात्रा करके अपने स्रोत तक पहुंचता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। और विघटित होते हुए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है। इसको दो समूहों में बांटा जा सकता है, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन के तौर पे हम इसे देखते हैं। आयनों में परिवर्तित होने वाला और आयनों में परिवर्तित नहीं होने वाला, वही नॉन आयोनाइजिंग का मतलब आयनों में जो न विभक्त हो। इस प्रकार के दो तरह के इसमें जो प्रदूषण है या विकिरण के जो समूह हैं उन्हें हम देख रहे हैं। अब इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी आयनों में जो कन्वर्ट नहीं होता है और स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्घ्यों पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से ये बनता है, जिसकी परास समीप की पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से रेडियो तरंगों तक होती है। और इन तरंगों में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से ये गुजरती हैं उसके परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित कर देती हैं, उनका वाइब्रेशन बढ़ा देती हैं और वह इतनी दृढ़ नहीं होते कि उन्हें आयनों में बदल सके। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस पदार्थ से होकर ये गुजर जाएंगे, जिसको चीर कर ये गुजर जाएंगे, उसमें एक भयंकर कंपन पैदा कर देंगे और इससे उनकी फ्रीक्वेंसी पर गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब जो आवृत्ति और आयाम होता है, हर वस्तु की आवृत्ति अपनी एक यूनिक होती है, किसी भी दो वस्तुओं की आवृत्ति आपस में मैच नहीं कर सकती। तो ऐसे में जब कंपन इनका तेज होने लगता है तो इनकी जो संरचना है वो टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब जिस चीज़ से होकर ये गुजरते हैं उसे नष्ट कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। हाँ, एक चीज़ है कि इतना ज़्यादा ये दृढ़ नहीं होती है और इतनी टिकाऊ नहीं होती है कि उन्हें आयनों में कन्वर्ट कर सके। माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन से खाद्य पदार्थ में होने वाले जल के परमाणुओं में कंपन की गति तीव्र हो जाती है, जिससे कि पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। जब तीव्र कंपन होगा या तेजी से वाइब्रेशन होगा तो किसी भी चीज़ के टेम्परेचर में वृद्धि होगी और भयंकर तरीके से तापमान बढ़ता है। तापमान में बेहिसाब अचानक से वृद्धि हो जाती। अब आयनाइजिंग क्या होता है? तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है जिस माध्यम से गुजरता है उसके परमाणु और अणुओं को आयनों में परिवर्तित कर देता है। ये वाला जो रेडिएशन है ये आयनों में कन्वर्ट करता है। विद्युत चुंबकीय रेडिएशन जैसे कि शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो तरंग दैर्घ्य वाली जो तरंगें होती हैं, पराबैंगनी जो रेडिएशन होता है वो एक्स किरणें होती हैं, गामा तरंगें होती हैं, ये सब नाभिकीय प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। और विद्युत शक्ति से संपन्न कण जैसे कि अल्फा बीटा जो है ये रेडियोधर्मी सड़न से पैदा होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होते हैं। ये सारा हमने देखा। आयनाइजिंग जो रेडिएशन है उसके बारे में जाना। रेडिएशन से क्या नुकसान होता है? तो नुकसान का पूछना ही नहीं है। आयोनाइजिंग विकिरण से होने वाली जैविक हानि, इसको विकिरण हानि यानी रेडिएशन डैमेज का नाम दिया गया है। बड़ी मात्रा का विकिरण कोशिका को नष्ट कर देता है, मतलब आयनों में उसे कन्वर्ट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होगा। और इसके संपर्क में आने वाले जो जीव है वो प्रभावित होते हैं। मतलब किसी मकान की ईंटें ही आप उखाड़ना शुरू कर दीजिए तो वो मकान अपने आप ढह जाएगा। ठीक वैसे ही शरीर में से आप कोशिकाओं को ही तोड़ना शुरू कर दीजिए तो शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा। वही चीज़ होती है रेडिएशन में। और इससे प्रभावित जो कोशिका होती है अगर बच गई, नष्ट हो गई, तब तो जीव ही खत्म हो गया। अगर बच गई तो उसमें उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, वो विकृत हो जाती है। और विकृति का नतीजा ये होता है कि कोशिकाओं में जब विकृति होती है तो प्रायः कैंसर हो जाता है। इसका सबसे सरल उदाहरण आप देखें। और विकिरण की एक बड़ी मात्रा जीव को मार भी सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। अगर नहीं मरा तो बहुत ही बुरी मौत बाद तक झेल कर मरेगा। मतलब कैंसर जैसी जो असाध्य बीमारियां हैं जो कि कोशिका या जेनेटिकल हो जाएंगी वो उसे घेर कर रखेंगी।
अब प्रदूषण और रोगों को देख लेते हैं। तो स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड या जो सीसा पीबी होता है, मतलब इसे रासायनिक तौर पे पीबी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये सबसे स्थायी नाभिक को धारण करता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और धुएं के साथ विमुक्त होने वाला ये लेड एक अविषालुक धातु प्रदूषक है। इसके अंदर विष नहीं होता है, लेकिन ये प्रदूषक के तौर पे देखा जाता है। लेड के कारण जो हमारा नर्वस सिस्टम है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। सबसे पहले ये पेट को प्रभावित करता है। अभी मैगी नूडल्स के ऊपर जो आरोप लगे थे कि उसमें सीसा मिलाया गया है एक सामान्य अनुपात से कहीं ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और तमाम चीज़ें, तो ये सब क्यों हो हल्ला मचा हुआ था? क्योंकि ये बच्चों के, खासतौर पे मैगी नूडल ये सभी की पसंद है, लेकिन बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता और पाचन क्रिया दोनों को तबाह कर देगा और बाद में तंत्रिका तंत्र को भी। अब यहाँ आप देखें, और ऐसे तमाम प्रदूषक हैं, ये पाचन तंत्र इत्यादि को प्रभावित करता है। अब कैडमियम की बात करें, जिसे कि CD से डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल C और स्मॉल d, श्वसन विष की तरह से काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है और इससे हृदय संबंधी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। पेयजल में अगर कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए तो इटाई नाम का जो सिंड्रोम या रोग है वो हो जाता है, और इससे जो हड्डियां और जोड़ हैं वो तेज गति से दर्द करते हैं। दूसरी ओर मरकरी से युक्त अगर पानी पिया जाए तो मिनामाटा सिंड्रोम हो जाता है, मतलब मिनामाटा डिजीज हो जाती है। मिनामाटा कन्वेंशन को आपने देखा था। अब इसके बाद यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित जो पारा का मिश्रण है या सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल मरकरी इत्यादि में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे बहरापन हो सकता है उस जल के सेवन में आने से या उस जल के संपर्क में आने से। बहरापन हो सकता है, आंखों के आगे धुंधलापन हो सकता है, मतलब नज़र कमज़ोर हो सकती है, मानसिक असंतुलन हो सकता है, और होठ जीभ जैसे जो कई सारे संवेदनशील अंग हैं जो कि आसानी से संवेदना को ग्रहण करते हैं, वो संवेदन शून्य हो सकते हैं, यानी एकदम निष्क्रिय हो सकते हैं। शीशे की विषाक्तता से प्रगलन, शीशे की विषाक्तता का जो स्रोत है उसमें जो प्रगलन इकाइयां हैं, मतलब जो जहाँ पे धातु कर्म होता है या धातुओं को पिघलाया जाता है, और पेंट निर्माण की जो इंडस्ट्री है वहाँ से ये प्राप्त होता है। शीशे की अधिक मात्रा से जो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है। पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया, जिंक और कांपर को गलाने वाली इकाइयाँ शीशे की विषाक्तता को उत्पन्न करने वाले स्रोत। लिपस्टिक, मोम, तेल, प्रतिऑक्सीकारक, प्रशामक इत्यादि से युक्त होती है, और इसमें भी लेड की कुछ मात्रा पाई जाती है जो कि IQ लेवल को खराब करती है। ब्रोमीनित वनस्पति तेल जो है, जिसको कि BBO कहा जाता है, एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है, मतलब प्रोसेस्ड ये एडिबल ऑयल है, तो इससे ब्रोमीन उच्चारित किया जाता है। शीतल पेय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के कारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हमने देखा। नेक्स्ट अम्ल वर्षा को देख लेते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा जल की pH जो है वो सामान्यतः 5.6 होती है, जबकि वर्षा की मात्रा अगर 5.6 से कम हो जाती है, मतलब उसका जो pH मान है वो 5.6 से कम हो जाता है, तो जो वर्षा का जल है वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये यहाँ पर होता है। अम्ल वर्षा में वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर अम्ल निक्षेपित हो जाता है। अम्लीय प्रकृति के नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में ठोस कणों के साथ हवा के साथ बहकर ठोस रूप में, जल में द्रव के रूप में, कुहासे के रूप में या हिम की भांति निक्षेपित हो जाते हैं। मतलब नीचे उतरने के लिए वो अपना माध्यम ढूंढ लेते हैं और वैसे वो धरातल तक पहुंचते हैं। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होती है, सब प्रोडक्ट होती है, जो कि वातावरण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों को रिलीज करता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि कोयला है, यहाँ आप देख रहे हैं, शक्ति संयंत्र हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला जो पदार्थ है, भट्टियाँ हैं, मोटर इंजन है, डीजल, पेट्रोल जिसमें कि सल्फर नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट हैं वो पाए जाते हैं, इनके दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और ये इनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा में अपना योगदान देते हैं। क्योंकि वायु, जो प्रदूषित वायु है, उसमें सामान्यतः कणकीय द्रव्य होते हैं जो कि ऑक्सीकरण के लिए इन्हें उत्प्रेरित करते हैं। इतना हमने देखा। नेक्स्ट, इसमें अमोनियम लवणों का भी निर्माण होता है, जो कि वायुमंडलीय धुंध यानी एरोसॉल के सूक्ष्म कण के रूप में दृश्यमान होता है, दिखाई देता है। और वर्षा की बूंदों में ऑक्साइड का अमोनिय जो लवण है उनके एरोसॉल कणों के फलस्वरूप नम विक्षेपण होता है, और ठोस तथा द्रव भूमि सतहों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड सीधे अवशोषित हो जाती है, और इस प्रकार से शुष्क निक्षेपण यहाँ पर हो जाता है। तो अम्ल वर्षा के अलग अलग रूपों को हम लोग देख रहे हैं। अम्ल वर्षा कृषि, पेड़ पौधे और मनुष्य तथा सभी के लिए, जितने भी पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, उन सभी के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसकी वजह से पोषक तत्वों को ये घोलकर, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं या फिर पौधों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको ये पृथक कर देती है, मतलब मिट्टी से अलग कर देती है। यह मनुष्यों और जानवरों में श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है और सतही जल के साथ बहकर नदियों और झीलों तक पहुंचकर जो जलीय पारितंत्र है उनको भी खराब कर देती है। अम्ल वर्षा के कारण जल के पाइपों का संचारण होता है।
आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुएं जो है वो घुलकर पेयजल में पहुंच जाती हैं और भवन संरचनाओं को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। ताजमहल जैसी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो अम्ल वर्षा से अच्छी खासी नुकसान झेल रही हैं और सिर्फ अकेला ताजमहल ही नहीं, ऐसी अनेकों जो पुरानी इमारतें हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। ताजमहल को इसलिए इसमें कहा गया क्योंकि वो सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो कि एक संवेदनशील पत्थर होता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को देख लेते हैं। ये पर्यावरणीय मुद्दे हैं। कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें मानव गतिविधियों में वृद्धि और शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि से वातावरण तेजी से नष्ट होता आया है और इसने गंभीर रूप से जीवन के जो रक्षा तंत्र है या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की विसंगतियां हमारे सामान्य वैश्विक पर्यावरण के लिए कई गंभीर समस्याएं बन गई हैं। नतीजन हम पर्यावरण जैसा जो जटिल मुद्दा है उसकी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गए। पहले पर्यावरण की ओर ध्यान किसी का नहीं जाता है। जब सब लोग दोहन करके इसे खाली कर देते हैं तो उसके बाद ये महसूस होता है कि अब खतरा सिर पर आ गया है, तब हम लोग ध्यान देना शुरू करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे हैं जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सबसे पहला और गंभीर मुद्दा है और वैश्विक ऊष्मण भी कहा जाता है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग जुड़ी हुई है, तो दोनों को अलग करके नहीं देखा जा रहा है। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। मरुस्थलीकरण हो रहा है तेजी से, वन उजड़ रहे हैं, निर्वनीकरण हो रहा है, तो मरुस्थलीकरण उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ओजोन परत धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है, चारों ओर से हम घिर चुके हैं। अम्ल वर्षा हो रही है, तेल रिसाव एक अलग दिक्कत है, ऊपर से खतरनाक अपशिष्टों का निपटान करना ये चुनौती है, जो कि एक असंभव सी दिखने वाली चुनौती है। अब यहाँ हरित गृह प्रभाव और वैश्विक ऊष्मन को एक बार देख लेते हैं। हाल के कुछ वर्षों में पृथ्वी के आसपास का तापमान, मतलब पृथ्वी का ही तापमान बढ़ा है, निरंतर बढ़ा है और ये हरित गृह प्रभाव के कारण हो रहा है। सामान्य तौर पर यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसका डिस्कशन पिछले वाले वीडियोस में किया गया था। मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण पाया जाता है वो न सिर्फ पृथ्वी में वायुमंडल की एक ज़रूरत को उपलब्ध कराता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी के द्वारा लौटाया जाता है रात के समय में, मतलब सूर्य का प्रकाश दिन के समय में जिस क्षेत्र में पड़ता है, रात के समय में वहाँ अंधेरा हो जाता है, यानी पृथ्वी के घूमने की वजह से, अपने अक्ष पे घूमने की वजह से वो जो क्षेत्र है वो सूर्य के प्रकाश से परे चला जाता है। तो ऐसे में वो हिस्सा जो है वो रात के समय में अंतरिक्ष की ओर अपना जो विकिरण है उसको रिलीज करता है। मतलब जितना लिया गया प्रकाश था या ली गई ऊर्जा थी उसको वो बाहर अंतरिक्ष की ओर रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें से ग्रीन हाउस गैसें, यानी चारों ओर से गैसों का जो आवरण है वो कुछ मात्रा अपने अंदर रोक कर रख लेता है, पूरी तरह से प्रकाश या ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देता है। उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे पृथ्वी पर एक निश्चित तापमान बना रहता है। नहीं तो तापमान लिया गया और दिया गया बराबर हो जाता, तो शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान पहुंच जाता और पृथ्वी पर बर्फ जम जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तापमान का संतुलन बना रहता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें नुकसान या विकृति तब आती है जब ग्रीन हाउस गैसों की तादाद बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, वायुमंडल में इनका संगठन डिस्टर्ब होता है, तब जाकर दिक्कत होनी शुरू होती है। और इसमें सबसे दिक्कत वाला जो काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। इसका उत्सर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका असंतुलन वातावरण में पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। तो ये सब हमने देखा। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो पौधे का जो हरित गृह है उसके माध्यम से समझाया गया है कि कैसे अंदर एक माहौल बनाकर, एक चैम्बर बना के उसमें पौधे को वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वैश्विक ऊष्मन यानी हरित गृह का प्रभाव क्या है, तो वही बताया गया कि 95% से भी अधिक हिस्सा जो है, मतलब छोटे छोटे कण, पानी की वाष्प, पानी के जो छोटे पार्टिकल हैं वो सब ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब जो सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके तापमान को बढ़ाए वो ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान दे रहा है। और भूमंडलीय तापन का 95% से ज़्यादा उत्पादन ये करते हैं। औसतन वैश्विक तापन प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस के प्रभाव से 15 डिग्री सेल्सियस तक उसे बनाए रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है ना, यहाँ की लच्छेदार भाषाओं से बेहतर इसको समझने का प्रयास करिए कि किताब में कुछ घुमावदार तरीके से दिया रहता है। मतलब जो सेंटेंस है उनको सीधा न देकर थोड़ा विश्लेषण के तरीके से दिया रहता है। सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि प्रकृति के द्वारा हमें सुरक्षात्मक लिहाज से दी गई। एक गैसों का चारों ओर से कंबल आप समझें या मफलर समझें, जो कि पृथ्वी को लपेटे हुए है और गर्म रखता है। कैसे रखता है, तो ये सूर्य के प्रकाश को यानी सौर विकिरण को अपने अंदर समा कर रखता है या अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और उन सूर्य विकिरणों की सहायता से तापमान को मेंटेन रखता है। मतलब पूरा जो पार्थिव विकिरण है उसको वापस नहीं लौटने देता है। तो ये काम है। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेंगे, तो ज़्यादा मात्रा में गर्मी इनके अंदर स्टोर होकर रह जाएगी और इससे जो तापमान की वृद्धि है वो निरंतर होगी और यही है ग्लोबल वार्मिंग। इसे हमने देखा। अब ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत और उनके जो कारण हैं, मतलब कैसे उत्पन्न होती हैं, वो सब आप देखिए।
तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है ये जीवाश्म ईंधन के जलने से, वनों की कटाई से उत्पन्न होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये प्रशीतन, विलायक, ऊष्मारोधी फोम, हवाई ईंधन, औद्योगिक और वाणिज्यिक जो इस्तेमाल होता है उन सब से पैदा होती है। मीथेन को अगर आप देखें तो धान उगाने, मवेशियों के मलमूत्र और अन्य पशु दीमक, जो दीमक की बांबी होती है वहाँ से भी इसका उत्पादन होता है। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होती है। लकड़ी, भूमि भराव, इन सब से पैदा होती है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड जो है N2O को देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन का जलना, उर्वरक, लकड़ी और फसल अपशिष्टों का जलना, इन सब की वजह से ही उत्पन्न होती है। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव क्या है? तो भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हमारे ग्रह में जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों पर पड़ता है, मतलब जिंदा और जो निर्जीव चीजें हैं दोनों पर दिखाई देता है। प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता पौधों में प्रकाश संश्लेषण उत्पादन को बढ़ाती है। बदले में यह अधिक कार्बनिक पदार्थ तैयार करता है और यह सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, मतलब पौधे को अच्छी मात्रा में भोजन मिल रहा है, इससे सीधा सीधा तो यही दिख रहा है। लेकिन अब तृणों का जल्दी जल्दी उत्पन्न होना, वह भी लाभदायक पौधों की कीमतों पर, मतलब जो काम के पौधे हैं वो नहीं उत्पन्न होकर फालतू की घास फूस और वनस्पतियां उत्पन्न होने लगती हैं और पौधों को खाने वाले कीटकों और अन्य पीड़कों की संख्या बढ़ जाती है। जब खाना ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो इनको खाने वाले जो भक्षी हैं, मतलब इन पर निर्भर रहने वाले जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता इनके हैं, उनकी भी तादाद बढ़ जाएगी, जिसमें कि कीट और पीड़क ज़्यादा होंगे जो कि काम की फसलों को जिंदा ही नहीं रहने देंगे और ये अन्य जीवों के जीवित रहने पर अपना प्रभाव डालेंगे, मतलब उनके भी काम का खाना ये खा जाएंगे। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का जो सकारात्मक सामने से दिखने वाला प्रभाव है उसका काला पक्ष है, इसे हमने देखा। इसके अलावा जैसे समुद्र में है तो वहाँ पर प्रवाल और शैवाल का जो संबंध होता है उसमें भी प्रवाल भित्तियाँ विरंजित होती हैं, तो उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान का बढ़ना एक मुख्य कारण होता है। तो उसमें होता क्या है, जूजेंथले शैवाल को प्रवाल अपने ऊपर रहने देता है, यानी रहने के लिए ठिकाना देता है, और बदले में जूजेंथले जो है वो प्रवाल को भोजन मुहैया कराता है, रंग देता है और ऊपर से बाहरी जो आवरण के तौर पर सुरक्षा होती है वो प्रदान करता है। तो ये इनका आपस में सहजीवी संबंध होता है। लेकिन जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है और उसी से पोषण प्रवाल को भी प्राप्त होता है। तो जब भारी मात्रा में यहाँ प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी सूर्य के प्रकाश की जो बढ़िया मात्रा है वो उन्हें प्राप्त होगी, तो वो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करने लगेंगे और इससे उसके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। और ये प्रवाल के साथ भी होगा। तो प्रवाल अपनी जान बचाने के लिए शैवाल को त्याग देता है। मतलब आप जो प्रवाल विरंजन की घटना को देखते हैं ना, उसमें दोनों तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो शैवाल नष्ट हो गया और नहीं तो प्रवाल ने उसे खुद ही त्याग दिया अपनी जीवन रक्षा के लिए। तो ऐसे में प्रवाल विरंजित हो जाता है, उसका रंग ही उड़ जाता है और उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इसे बीमार प्रवाल कहा जाता है। मतलब ये प्रवाल अभी मरा नहीं है, मतलब मूंगे की जो शाख है वो उसमें अभी जीवन बाकी है, लेकिन वो बीमार अवस्था में है, यानी पोषण की उसमें कमी हो गई है क्योंकि उसने जूजेंथले को अपने शरीर पर से हटा दिया है। तो इतना हमने देखा। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं, उसे आप एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ पर हरित गृह प्रभाव जो है, इसका सामना करने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें पहली चीज़ तो ये है कि ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल में किया जाए और विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला फैक्टर है, उसको कम किया जाए। विद्युत संयंत्रों और वाहनों की ईंधन की दक्षता को बढ़ाया जाए ताकि जो कच्चा ईंधन दहन है वो सब ना हो, तो उसकी वजह से एक पूर्ण दहन जब होगा तो इतनी ज़्यादा मात्रा में हानिकारक गैसें रिलीज नहीं होंगी, और अपूर्ण दहन होता है तब जाकर इस तरह की हानिकारक गैसों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। और सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन, गैर जीवाश्म ईंधन के विकल्प को ढूंढना, इसके अलावा वनों की कटाई को कम करना, वृक्षारोपण करना, पौधे लगाना, ये सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन सबसे मुश्किल यही है कि इन्हें बचा कर कैसे रखा जाए। और वायु प्रदूषण को कम करना, और फिर पौधों की जगह पे तो हमने घर मकान बनवा लिए। तो ये सारे फैक्टर हैं, मतलब ये सारे उपाय हैं जिससे कि हम ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जैव विविधता को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी किसी क्षेत्र के पौधों और जंतुओं के गठन को कहा जाता है। जैव विविधता एक प्राकृतिक संपत्ति है जो कि मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है। वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो जैव विविधता की जो प्रजातियां हैं उसमें कुल संख्या में विभिन्न वर्गीकीय और जैविक प्रजातियां शामिल हैं। भारत में 2 लाख से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें से कि बहुत सी केवल भारत तक ही सीमित, यानी वहाँ की स्थानिक। आनुवांशिक जैविक विविधता को देख लेते हैं। तो इसमें भूमि बागवानी की किस्में, कृषि जातियाँ, पारिप्ररूप, मतलब इस तरह के संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रकार हैं उनके अंतर के कारण पारितंत्र की दशाओं में जो अंतर होता है उसको कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त पारितंत्र की जैविक विविधता या जैव विविधता, इसमें कई जैविक क्षेत्र जैसे कि झील, रेगिस्तान, ज्वार नदमुख, आर्द्र भूमि, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, ये सब आते हैं। जैव विविधता के नुकसान के कारण को देख लेते हैं। तो जैव विविधता की तेजी से होती हुई गिरावट कई कारणों की वजह से होती है, मतलब कई कारणों का परिणाम है। इसमें पहला परिणाम या पहला कारण तो ये है कि प्राकृतिक पर्यावास तेजी से उजड़ रहे हैं, इनकी जो तादाद है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है और मानव जनसंख्या की वृद्धि इसका मुख्य कारण है। भूमि की आवश्यकता बढ़ गई है जिससे कि भूमि पाटने के कारण वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियाँ सूख रहे हैं।
प्राकृतिक वन को उद्योग और कृषि बांधों तथा बस्ती, मनोरंजन स्थल, पेड़ों मतलब खेलों इत्यादि के लिए काटा जा रहा है। कुल मिलाकर आबादी का ही, बढ़ती आबादी का ही ये नतीजा है। पहले की जो गढ़ियाँ पोखरियाँ होती थी उनको पाट पाट कर लोग मकान बनवा रहे हैं, तो ये भी वेटलैंड्स को उजाड़ने का एक नमूना आप देख सकते हैं। बहुत सारे वेटलैंड जो है वो तो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए, लेकिन ऐसे दबे कुचले बहुत सारे वेटलैंड ऐसे भी अपने देश में हैं जो कि अवैध अतिक्रमण का शिकार हो जाते हैं या लोगों के द्वारा पाट कर मकान बनवा लिया जाता है। तो ऐसे न जाने कितनी ही पहले की खुदी हुई पोखरियाँ, पोखरे, तालाब, गढ़ी ये सब उजड़ गए, जो कि बहुत सारे जलीय पक्षियों का आवास हुआ करते थे और ये भूमिगत जल को रिचार्ज करने का भी काम करते थे। अच्छा, परिणाम स्वरूप प्रत्येक पौधा तथा पशु प्रजातियां जो कि इस पारितंत्र में रहती थी वो बेघर हो गई, स्थायी या अस्थायी रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई। उनका घर उजड़ गया, वो मरने के लिए विवश हो गई। और इसी प्रकार पलायन उनका वहाँ से होने लगा। जब वहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशा नहीं मिलेगी, वो एक तालाब में रह रहा था पक्षी और आपने तालाब में ही पाट कर घर बनवा लिया, तो उसके बाद वो पक्षी कहाँ जाएंगे? वो वहाँ से अपना जगह छोड़कर जहाँ उन्हें सर्वाइव करने लायक कंडीशन दिखाई देगी वहाँ जाएंगे, और इस प्रकार से उनका पलायन हम देखते हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यावासों का जो अंतर है वो दिखाई देता है। प्रदूषण से भी पर्यावास में इतना अंतर आ जाता है कि कुछ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बहुत खतरा पैदा हो जाता है। जैसे कि जो प्रदूषण ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये सभी प्रजातियों के लिए हानिकारक है। ये सारी प्रजातियां जो कि बदले हुए वातावरण में समंजित करने में बहुत अधिक समय लेती हैं, वे प्रजातियां सामान्यतः विलुप्त हो जाती हैं। मतलब उन्हें सर्वाइव करने के लिए सीखना पड़ता है, और सीखने में उन्हें या अपने आप को उस हिसाब से एक तरह से समायोजित करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और जब तक वो एडजस्ट कर पाए उससे पहले ही उनका वहाँ से नामो निशान मिट जाता है, मतलब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखें अत्यधिक प्रयोग और विदेशी प्रजातियों से परिचय, ये दो चीज़ें। और तो मनुष्य तेल के लिए वेल मछली, भोजन के लिए लकड़ी के लिए वृक्ष, भोजन के लिए मछलियाँ या जो जंतु उत्पाद है उनका, और लकड़ी के लिए वृक्ष, औषधि के लिए पौधे, इन सब का बेहिसाब दोहन करता है। और वृक्षों की अत्यधिक कटाई, अतिचारण और ईंधन का इकट्ठा करना, खालों के लिए जंगली पशुओं का शिकार करना, ये सब भारत के आरक्षित वनों से बाघ और हाथी दांत, परिणाम स्वरूप प्रजातियों का क्रमशः ह्रास होता है। विदेशी प्रजातियों से परिचय की अगर बात करें तो विदेशी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की मात्रा बढ़ने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर एयरपोर्ट बन गया है और हवाई जहाज से बाहर के लोग आकर उतर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी क्षेत्र विशेष से जहाँ पर आवास उजड़ गया है, वहाँ की जो मूल प्रजातियाँ थीं वो वहाँ से पलायन कर गई। तो पलायन करके वो जीने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगी, और वहाँ जाएंगे जहाँ उन्हें अनुकूल दशा दिखाई देगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो क्षेत्र निर्जन होगा। निश्चित रूप से वहाँ पर कोई प्रजाति जो कि वहाँ की लोकल होगी, वहाँ रह रही होगी, तो उसके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होगी। तो ये बाहर से आने वाले जो बेचारे हैं वो विदेशी कहलाएंगे, और चूंकि ये बाहर से आए हैं और इन्हें हर हाल में जीवित रहना है, तो इसलिए स्वभावगत आक्रामक होते हैं, मतलब इनके अंदर आक्रामकता ज़्यादा होती है, तो टकराव शुरू होता है। अब यही चीज़ है। और देशी प्रजातियों की कीमत पर ये बच जाती हैं, जीवित रह जाती हैं। जैसे विदेशी मूल के पार्थेनियम, आर्जीमोल, लोनताना, ये हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सामान्य घास फूस हैं, खरपतवार है, जो कि उपयोगी नहीं है और यहाँ की स्थानिक जो औषधि युक्त घास प्रजातियाँ या वनस्पतियाँ हैं उनको तबाह कर रहे हैं। पर्यावरण ह्रास को देख लेते हैं। तो पर्यावरण अवक्रमण के बारे में बहुत सारे कारण जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। इसमें से कुछ तो है, जैसे आप देख रहे हैं वैश्विक ऊष्मन है, बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण में, जो एक इसका कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर देखिए एक आर्द्रता दिया है, तो उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण से तात्पर्य है। और परमाणु विकिरण है, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनका उद्भासन है, उनका प्रसार है, तेज फैलाव उनका जो हो रहा है उसकी वजह से। और उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ और जो कारक हैं उसे आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 5 कारकों को हमने सीधे सीधे देखा जो कि जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे समुद्री जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, और उसके साथ साथ रेगिस्तान को बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख कारकों को देखना है। तो समुद्री जैव विविधता वाला तो हालांकि हमने पीछे भी देखा था, यहाँ पर रेगिस्तान को बढ़ाने वाले यानी डेजर्टिफिकेशन के पीछे जो मेन रीज़न है उसको देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खेती, मतलब बेहिसाब अगर बार बार खेती करिएगा बिना अंतर दिए, तो ज़मीन की उर्वरता नष्ट हो जाएगी, और ज़मीन की उर्वरता नष्ट होगी तो वहाँ पर डेजर्ट का आगमन हो जाएगा। अत्यधिक चराई, अगर बहुत ज़्यादा चारण होगा तो जो घास है वहाँ से उजड़ेगी और मिट्टी अपर्दित होने लगेगी, और उसकी जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो नष्ट हो जाएगी, तो उसके बाद वहाँ पर रेतीली ज़मीन का आगमन हो जाएगा। वनों की कटाई से घास के मैदान डेवलप हुए, घास के मैदान से फिर मरुस्थल बन गए। सिंचाई के कारण नमक का संचयन, सिंचाई की जो बेहिसाब मात्रा है, मतलब बिना सोचे समझे सिंचाई करने का जो अनुपात है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। अत्यधिक खेती क्या कर सकती है इसमें, तो वही बात है जो आपको बताई गई, लेकिन थोड़ा लंबे ढंग से कही गई है। खेती के प्रत्येक चक्र की बुआई से पहले हल चलाकर जो खरपतवार है उनको निकाला जाता है और मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, मतलब उसे भुरभुरा बनाया जाता है। तो उपजाऊ मिट्टी को हवा पानी के अपर्दन के संपर्क में ला दिया जाता है, मतलब जो जमी हुई मिट्टी थी उसमें अपर्दन इतना तेज नहीं होगा, लेकिन जो उखाड़ी गई मिट्टी है, उभरी हुई मिट्टी है, वो आराम से बह सकती है या उड़ सकती है उस जगह से। ऐसी भूमि वर्ष के अधिकांश समय के लिए बंजर रह सकती है। अधिक कटाव से मिट्टी का क्षरण हो सकता है, और ऐसे कटाव सबसे अधिक ढलानों में पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त वर्षा कम होने वाले क्षेत्रों में प्रायः मिट्टी सूख जाती है और अधिक कटाव की संभावना होती है। जोती हुई मिट्टी वाष्पीकरण से अधिक पानी को खो देती है। अत्यधिक चराई की अगर बात करें, ओवर ग्रेजिंग की, तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है और रेगिस्तान में विरल वनस्पति जिसमें कि अधिकतर घास और जड़ी बूटियां पाए जाते हैं जो कि चराई के लिए इस्तेमाल करने हेतु सबसे बढ़िया होते हैं, वो मिलते हैं। बकरियों को ज़्यादा चराने से या घरेलू पशुओं से बचा कर रखे जाने वाली वनस्पतियों को हटाकर जमीन को अनावृत करने से, नंगा करने से तात्पर्य यहाँ पे अनावृत करने से है, तो इससे मरुस्थलीकरण का आगमन होता है। जो पशु हैं वो अपने दांत से खींचकर घासों को चरते हैं और जब जड़ से घासें वहाँ से उखड़ती हैं तो उसके साथ वो मिट्टी वहाँ से खुल जाती है और वो आसानी से या तो हवा के जरिए या पानी के जरिए अपरदित हो जाती है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद वनों की कटाई को देख लेते हैं। तो जंगल की कटाई से भी वही होता है, मतलब पौधे की जो जड़ें हैं या वृक्ष की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जब वृक्ष को आपने काट दिया तो वो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांधने में सक्षम नहीं है और उसके बाद मिट्टी का अपरदन वहाँ से शुरू हो जाएगा। और वनों को काटा क्यों जाता है? तो लकड़ी के लिए काटा जाता है, इमारती लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए, कागज निर्माण के लिए। कागज जो आप लोग ऐसे बर्बाद करते हैं, तो कितने वृक्षों की कीमत पर वो बना हुआ है, ये जानने योग्य बात है। और इन सब वजहों से धरती बंजर बनती है और बंजर बनते बनते अंत में डेजर्ट बन जाती है। सिंचाई के जल से पानी का नमकीन होना, ये एक जो इसमें प्रक्रिया है इसको देखिएगा। तो कृषि की अत्यधिक मांग के कारण फसलें उन क्षेत्रों में बोई जाती हैं जिनसे कि प्राकृतिक जल निकायों की पहुंच दूर दूर तक नहीं है और इन बढ़ते हुए क्षेत्रों में जल कृत्रिम साधनों और सुधारित जो सिंचाई विधियां हैं उनके द्वारा दिया जाता है। यह जल अपने साथ पानी में घुला हुआ लवण लाता है और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सिंचाई में 200 से लेकर 500 ppm जो लवण है वो पाया जाता है। सिंचाई जल के लिए जल वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कृषि क्षेत्रों द्वारा नष्ट कर देते हैं। और जल तो वाष्पीकरण से सूख जाता है, मतलब उसका तो वेपराइजेशन हो जाता है, लेकिन घुला हुआ जो नमक है वो वही रह जाता है। नमक बनाने की प्रक्रिया भी यही है और वो नमक मिट्टी के अंदर मिल जाता है, तो ये नमकीन मिट्टी बन जाती है, मतलब उसमें खारापन बढ़ जाता है और ऐसी मिट्टी में पौधे आसानी से पैदा नहीं होते, तो पौधों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। और जिस भूमि में पौधों का आवरण नहीं होता है वहाँ पर ही आसानी से मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पहले से वनस्पतियाँ हैं वहाँ तो इसका असर कम दिखाई देता है, लेकिन जहाँ जमीन में कोई पौधा नहीं है तो वहाँ डेजर्ट बनते देर नहीं लगती है। और मिट्टी में ज़्यादा नमक होना या नमक का संचय होना ये भूमि को कृषि के लिए भी अयोग्य बना देता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कवर की। अब यहाँ जो टेबल आप बनी हुई देख रहे हैं इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, अब ये घातक अपशिष्ट हैं, औद्योगिक भी हो सकते हैं और अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, उनके निपटान और उनके प्रभाव ये इस पूरी तालिका में दर्शाए गए। तो स्रोत दिया है, उपयोग के रूप में निपटारा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे उनका जो निपटान है वो होता है, प्रदूषणकारी एजेंट क्या है और उनके प्रभाव क्या है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो औद्योगिक अपशिष्ट ये पहला स्रोत है, मतलब औद्योगिक यानी उद्योग से प्राप्त होने वाला अपशिष्ट, कचरे को जलाए जाने से, अधूरा दहन करने से, जल निकायों में निष्कासित करने से और प्लास्टिक से, ये इतने इसमें आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। कचरे को जलाए जाने से प्रदूषणकारी जो एजेंट पैदा होते हैं, इसमें जहरीली विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब उत्पन्न होते हैं और ये अम्ल वर्षा जो है इसका कारण बन सकता है। अधूरा दहन करने से जो डायोक्सिन और ऑर्गेनो है वो उत्पन्न होते हैं, ये कार्सिजेनिक यानी कैंसरजन्य हो सकते हैं, कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। जल निकायों में निष्कासित होने से क्लोरोफिनोन, फ्लोरीन, यौगिक एल्डिहाइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के प्रदूषणकारी एजेंट सामने आते हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण में हर तरीके से भागीदारी करते हैं। प्लास्टिक से पॉलीथीन, प्रोपाइलीन, पॉलिएस्टर आदि के जलने से विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि भयंकर तरीके का वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, श्वसन संबंधी परेशानियां उत्पन्न करती हैं। इसके बाद नाभिकीय अपशिष्टों को देख लीजिए। तो ये प्रयोगशालाओं और अस्पतालों से मुख्य रूप से रिलीज होते हैं, बाकी परमाणु संयंत्रों से भी रिलीज होते हैं। और धीमी चिकित्सा में निरंतर मतलब इसका जो यहाँ पे स्रोत है उसे आप देख रहे हैं, तो चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता है, कृषि में इस्तेमाल होता है। अब स्वास्थ्य के लिए ये खतरा है और कैंसर जनित ये उत्परिवर्तन ले आ देते हैं, यानी म्यूटेशन उत्पन्न कर देते हैं। कृषि अपशिष्ट जो है ये खाद गोबर में जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं उसके रूप में होते हैं, सब्जियों में इकट्ठा हो जाते हैं और उसके जरिए मानव शरीर में पहुँच जाते हैं और मिथेनोबेनेमिया साइनोसिस का कारण बनते हैं, अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोसेमिन्स यानी NO3- जो है या NO2- यहाँ पे आयन के रूप में है, ये अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं, कैंसर जनित होते हैं। N2O जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है, गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NH3+ जो है ये मवेशियों के प्रजनन से जुड़ा हुआ है, तो जलीय जीवन पर प्रभाव डालता है, कवकों की वृद्धि को बढ़ाता है, ये इसका फैक्टर। फास्फेट का अगर हम देखें, अच्छा, अधिपादपों और वनों का भी अपक्षय करवाते हैं। अब फास्फेट को अगर देखिए तो ये जलीय पर्यावरण को सुपोषित यानी यूट्रोफिकेशन की ओर धकेलता है। यूट्रोफिकेशन जो है वो वहाँ की जल की गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। फाइटोसैनिटरी उत्पाद जो है ये इसमें आप देख रहे हैं कीटनाशक, पीड़ानाशक, कवकनाशक, शाकनाशी बहते जल के साथ ये मिट्टी में चले जाते हैं और जलीय जीवन का प्रदूषित जल जलीय जीवन जो है ये प्रदूषित जल के तौर पे दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रदूषित जल से प्रभावित हो जाता है। जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये बुरी तरह से प्रभावित करता है।
इससे कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है अगर मनुष्य के संपर्क में आया तो। और मीथेन को देख लेते हैं। तो रूमिनेंट मवेशी कार्बनिक पदार्थों द्वारा, किण्वन के द्वारा इसका उत्पादन होता है। स्रोत यहाँ दिया हुआ है। और ये एक भारी भरकम ग्रीन हाउस गैस है जो कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने में बड़े पैमाने पर सक्षम है। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब वन लाइनर फैक्ट एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसका। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो जीव वैज्ञानिक थे उनका नाम अर्नेस्ट हैकेल था। इनका यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है अर्नेस्ट हेनरिक हैकेल, और इन्होंने 1869 में इसको यूज़ किया था। फ्रेडरिक क्लीमेंट्स के द्वारा पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान माना गया। पारिस्थितिकी वैसे भी विज्ञान ही है, लेकिन इसको समुदाय का विज्ञान ये क्लीमेंट्स के द्वारा कहा गया। समुदाय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन की इकाई होता है। और निके की थ्योरी जो है ये असल में पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह और पदार्थों के पुनर्चक्रण इत्यादि तथा सहनशीलता की सीमाओं और वनस्पति के क्रमानुगत परिवर्तनों की संकल्पनाओं के संदर्भों में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ आप देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि दो भिन्न समुदायों के बीच में जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहा जाता है। और जीव और वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्वों और अजैविक तत्व का प्रतिफल है। जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन की संकल्पना द्वारा जातियों के उद्भव की क्रियाविधि और नियमों तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन की संकल्पना के हिसाब से जीव संख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव का आधार होती। चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण पारिस्थितिकी या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। ये कुछ फैक्ट हैं जिन्हें कि हमने देखा, और भी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक तंत्र होता है जिसकी संरचना बायोम तथा निवास क्षेत्र या भौतिक पर्यावरण से मिलकर होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों की विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के जो जीव होते हैं उनका एक विशेष समूह ये इकोनिक कहलाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होती है। अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। और इसमें अगर पदार्थों का जो गमन और संचरण है तो उसको देखा जाए तो ये साइक्लिक तरीके से होता है, मतलब ये चक्र के रूप में चलता रहता है। इकोक्लाइन क्या है? तो ये उस प्रवणता का सूचक है जिसके सहारे जैविक समुदाय, खासकर पादप जो है वो पादप के समुदाय तथा भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है। यह पीएच भिन्नता, लवण भिन्नता, जल घनत्व भिन्नता, रासायनिक भिन्नता जैसे लक्षणों से जुड़ा हुआ है। समस्त स्वपोषी पादप और शैवाल प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोपजीवी कवक और जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं, जैसे कि काई यानी शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन तथा जल का उपचयन यानी ऑक्सीडेशन होता है, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। और पौधों का प्रमुख कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उत्पादन करना है, यानी भोजन का उत्पादन करना है और ऊर्जा का संचयन करना है। इसी कारण हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और जीवनदाता कहा जाता है। ये हमने देखा। वियोजक या अपघटक को प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है। ये प्रकृति को साफ करने का काम करते हैं, अपशिष्टों को खाकर नष्ट करके। अधिक तापमान और आर्द्र जलवायु वाली परिस्थितियों में अपघटन बहुत तीव्र गति से होता है, और ठंडी जलवायु रहेगी तो अपघटन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। पादप में लिग्निन, काइटिन की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की जो दर है वो कम हो जाती है। अपर्दन, जिसमें कि नाइट्रोजन की प्रचुरता और लिग्निन की मात्रा कम होती है, वो अपेक्षाकृत तेज गति से विकसित होता है। अपर्द, यहाँ पर अपर्द से तात्पर्य है। और विश्व का विशालतम और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो महासागर है, यानी समुद्र। और जैवमंडल एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें कि सभी पारिस्थितिकी तत्वों को एक साथ सम्मिलित करके एक बड़ी सी यूनिट के तौर पे इसे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में क्लोरोफिल या पर्णहरित काम करता है। मैग्नीशियम पत्तों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और लाल रोशनी के क्षेत्र में अधिक होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए रेड और ब्लू लाइट जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र पर्णहरित होता है। पौधों में क्लोरोफिल प्रायः पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्ते को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। शैवाल और हाइड्रिला जो कि प्रायः पानी में पाए जाते हैं, इसमें पूर्ण काया ही प्रकाश संश्लेषी होती है। मतलब पूरा शरीर ही इनका प्रकाश संश्लेषण करता है, न कि कोई विशेष अंग। प्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ग्रेना वाला जो क्षेत्र है वहां पर होती है। और अप्रकाशिक प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। ये क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। उच्च प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की निम्न तीव्रता पर बढ़ती है। जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है वो घटती जाती है। अब यहाँ आप देखें कि किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं, जबकि किसी क्षेत्र की इकाई के समय विशेष में सकल बायोमास की उत्पादन को उत्पादन कहते हैं। सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। बायोमास को सूखे भार के रूप में मापा जाता है।
पूर्ण रेगिस्तानों, नग्न शैल वाले भागों तथा हिमाच्छादित भागों में न्यूनतम नेट प्राथमिक उत्पादकता दर्ज की जाती है। ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा सकल प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा होती है और उष्ण शुष्क मरुस्थलीय भागों में जल सीमाकारी कारक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश और ताप ये सीमाकारी कारक के तौर पर भूमिका निभाते हैं। 10% का जो नियम है उसको लिंडमेन नाम के जो बायोलॉजिस्ट थे या जीव वैज्ञानी थे उन्होंने प्रतिपादित किया था और इसमें इन्होंने बताया कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर खाद्य पिरामिड में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल पहले वाले पोषण स्तर का 10% ऊर्जा वाला जो हिस्सा है वही अगले वाले पोषण स्तर में पहुंच पाता है, बाकी 90% जाया हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाता है, यानी ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला हमेशा वनस्पतियों यानी उत्पादकों से शुरू होती है क्योंकि भोजन वही उपलब्ध कराते हैं। आहार श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता और जो प्रदायता है वो कम होती जाती है और इससे पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण होता है। पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधों को ट्रांसड्यूसर्स या परिवर्तक कहा जाता है, यानी कन्वर्टर कहा जाता है, और इनसे अच्छा प्राकृतिक कन्वर्टर कोई दूसरा नहीं। शाकाहारी जीवों को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शाकाहारी रहने का ये फायदा यहाँ पर आप देखिए, और शीर्ष उपभोक्ताओं को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। आप ऊर्जा पिरामिड को देख लीजिए, नीचे वाला जो स्तर है सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलती है? हरे पौधों को मिलती है, वो भी सूर्य के प्रकाश का एक रत्ती भरी होती है। और उसके बाद हरे पौधों को खाने वाले जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी हैं, चाहे वो मनुष्य ही हो जाए या फिर कोई और जीव हो, तो इन सभी को सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब तुलनात्मक रूप से अन्य जीवधारियों के सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो भी पौधों को प्राप्त ऊर्जा का मात्र 10% ही होती है, और इन शाकाहारियों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का भी मात्र 10% ये आगे वाले स्तर में जो इनको खाने वाले जीवधारी हैं उनको प्राप्त होता है, बाकी जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बाहर हो जाता है। ये हम देख लें। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है, और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन तथा पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम्र का सृजन होता है। जो प्रकाश रासायनिक धूम्र है वो बनती कैसे है वो बताया गया। और बायोमास की पिरामिड के द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का ज्ञान होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ फुटकर जानकारियों को प्राप्त हुआ है, और ये वन लाइनर फैक्ट का जो डाटा और सिलसिला है ये जारी रहेगा। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।